सॉरी। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अभी रोहिणी नक्षत्र है, इसकी देवता है प्रजापति। प्रजापतिश्चतुर्बाहु कमण्डलवक्षः सूत्रधृत वराभयकरः शुद्धौ रोहिणी देवतास्तु मे। आ, कल के लेक्चर में मैंने एक चीज बताई नहीं, एक बात बताना रह गई थी रादर। जैसे हर राशि के आराध्य देवता है, वैसे ही हर ग्रह के भी आराध्य देवता है। तो सूर्य के आराध्य देवता है अग्निदेव। तो वैसे जैसे राशि के आराध्य देवता हमने किए थे, हर एक ग्रह का एक और जो चीज है आराध्य देवता। ये अगर मैं कभी भूल जाऊं ना किसी लेक्चर में, तो मुझे याद दिलाना, वृंदा जी, ज्योति जी, आप भी। ओके, सो अभी एक कोइंसिडेंस है कि कल हमने जब क्लास की शुरुआत की थी, तब कृत्तिका नक्षत्र शुरू था। कृत्तिका के देवता है अग्निदेव। अभी चंद्र कल कृत्तिका नक्षत्र में था, वो राशि सूर्य की नहीं है, एरीज या टॉरस, रादर टॉरस में ही था। राशि सूर्य की नहीं है, लेकिन जो नक्षत्र में हम आरंभ कर रहे थे क्लास को, वो नक्षत्र अग्नि तत्व का है, कृत्तिका, और उसकी देवता भी अग्निदेव है। फिर आज जब हम चंद्र पर डिस्कशन करने वाले हैं, और आज के क्लास के शुरुआत के समय हमने रोहिणी नक्षत्र की आराधना की। ये चंद्र का नक्षत्र भी है, और जिस राशि में ये नक्षत्र पड़ता है, वो चंद्र की उच्च राशि भी है, वृषभ राशि। तो चंद्र को प्रजापति का शाप था, जिसके कारण उसे क्षय रोग हुआ या उसका सामना करना पड़ा। और आज भी हम वो शाप के रूप को देखते हैं कि चंद्र का क्षीण होना, वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ मून। और रोहिणी के देवता प्रजापति है, इसीलिए उनकी उपासना करके, अभी मेरा वीडियो तो चला गया था, पर अभी मैं प्रयत्न करती हूँ या कोशिश करती हूँ कि प्लीज आज के लेक्चर में कोई इश्यू ना आए, ये सेशन बिना किसी बाधा के निकल जाए। अभी ये नक्षत्र तो मैंने एक कह दिया कि रोहिणी चंद्र का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र क्या थे, याद है क्या? 3 नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद एंड भाद्रपदा नहीं। उत्तर समथिंग, कृतिका उत्तरा था, कल फाल्गुन। था तो। हाँ, कृत्तिका, कल का अच्छा, नक्षत्र भी कृत्तिका था जब हमने सन की शुरुआत की थी। कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों सन के नक्षत्र है। सो कोइंसिडेंटली जब सन का क्लास हमने शुरू किया, तब सन का नक्षत्र चल रहा था कृत्तिका। आज हम मून पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो मून का नक्षत्र चल रहा है रोहिणी। तीनों में से कोई एक चल रहा है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हमेशा। फिर आज चंद्र के बारे में देखना है। जैसे कल सूर्य को कहा था आत्मा का कारक है, जैसे आत्मा का महत्व है, वैसे ही मन का भी उतना ही महत्व है। चंद्र ये सुख का कारक है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत अमीर लोग, प्रसिद्ध और समृद्ध व्यक्ति, वो भी सुखी नहीं होते। लेकिन एक मामूली सी नौकरी करने वाला, रोज ये मुंबई में तो ट्रेन में अप डाउन करने वाला, ट्रैफिक में फंसने वाला, सामान्य तनख्वाह होती है उसकी, फिर भी वो अपनी नौकरी में बहुत खुश रहता है, सुखी रहता है। जिनके पास पैसा है, उनके पास शायद मन की शांति नहीं है। किसी के पास बहुत संपत्ति है लेकिन संतान नहीं है, तो मैं इस पैसे का क्या करूं। लेकिन कुछ लोग बिना बड़ी गाड़ी के, बिना बंगले के खुश रहते हैं। उनके 7-7 बच्चे हैं, तब भी उन सबका पालन करते हैं, और जितना है उसमें सुखी समाधानी है। ये सब मन का आनंद है ना, मन की सुख स्थिति या आनंदी स्थिति। तो मन की सुखी स्थिति, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। चंद्र मन का कारक है। और जैसे सूर्य राजा था, चंद्र रानी है। और क्या क्या नाम है चंद्र के? एक है सोम,
शशि या शीत द्युति, सोमांक, मृगांक, इंदु, शीत रश्मि भी कहते हैं, सुधाकर भी कहते हैं, और भी कुछ नाम है चंद्र के। चंद्र का तत्व क्या है? इजी है ना? जल जल तत्व, तत्व। जल तत्व, जल तत्व। जल तत्व। और ये स्त्री ग्रह है, और इसका वर्ण सॉरी वैश्य वर्ण है। चंद्र भी सूर्य की तरह सत्व गुणी ही है, लेकिन उसका वर्ण वैश्य है, यानी सात्विक स्वभाव, सात्विक मन होगा। वैश्य वर्ण यानी बिजनेस वाले, ट्रेडर्स वाले क्लास वाला। सूर्य क्षत्रिय वर्ण का था, वो वॉरियर है, योद्धा के क्लास का है, और चंद्र वैश्य वर्ण का है। सूर्य पुरुष ग्रह है, चंद्र स्त्री ग्रह है। सूर्य अग्नि तत्व है, चंद्र का जल तत्व है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, चंद्र के आराध्य देवता है वरुण देव। ये मैं हमेशा क्लास के एंड में बताती हूँ, लेकिन अभी से क्लास के स्टार्ट में ही बता दूंगी। सूर्य के देवता है वरुण देव। फिर चंद्र के देवता है वरुण देव। मैंने गलती कर दी तो मुझे रोको, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। Varuna means Varan. Wind. नहीं House. नहीं, Rain. वायु, हाँ वायु। नहीं, Rain. वर्षा के देवता वरुण, जल। वर्षा के देवता वरुण। हाँ, ये कंफ्यूजिंग है क्या? वरुण या It ऐसे was. नाम? नहीं तो मैं कंफ्यूजिंग नहीं। तो मैं इंग्लिश में भी Confusing नहीं है। अग्नि को गॉड ऑफ फायर ऐसा लिख के भेज दूंगी फिर। मैं ऐसा लिखा है, मैंने फायर लिखा हुआ है। ओके, सूर्य की, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? Okay, so wind का god is the confusion Varun and wind आप का बताओ। पवन। पवन देव। हाँ ना? पवन पुत्र है ना हनुमान, वायु पुत्र है हनुमान, तो वायु इज पवन। Right. वन सेकेंड ना, somebody is trying to join। आपको ये मीटिंग ज्वाइन करते हुए कुछ इशू आता है क्या? नो मैम, कोई इशू नहीं। बिकॉज मुझे कल भी किसी के मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पर कि लिंक के साथ में ज्वाइन करने जमता नहीं है। तो आप में से किसी ने लिंक के साथ ज्वाइन किया है तो मैं सामने बता दूं कि ऐसा कोई इशू तो है नहीं लिंक में। यू हैव ज्वाइन वृंदा जी विद मैंने द लिंक लिंक? से ही ज्वाइन किया है। ओके, वन सेकेंड, लेट मी जस्ट सेंड अ मैसेज, गिव मी अ सेकेंड, सो सॉरी। शायद प्रजापति हम पर खुश नहीं है। ओके, ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। सो सूर्य का जो तत्व है वो अग्नि तत्व था, और चंद्र का तत्व है वो जल तत्व है। अभी ये वरुण देवता में कोई इशू है क्या? वरुण मीनिंग जल के लिए वरुण दिया है, सो गॉड ऑफ ओशंस, गॉड ऑफ ओशंस आप कह सकते हो। इज दैट ऑल राइट? यस, नो, मे बी, डोंट नो, कोई एक वर्ड। ओके, आप म्यूट हटा दो, अगर आपके पीछे डिस्टरबेंस नहीं है आप म्यूट ऑफ कर दो, चलेगा। फिर चंद्र सत्व गुणी है, इनके देवता वरुण है। सूर्य की जो प्रकृति थी, वो जो टेम्परामेंट जो कहते हैं, वो पित्त प्रकृति थी। चंद्र की वैसे कफ प्रकृति है, लेकिन जब हम श्लोक देखते हैं तो उसमें कफ और वात, ये दोनों प्रकृति चंद्र को दी है। सूर्य का रस क्या था? कली हुआ है तो कड़वा। कड़वा रस। कड़वा रस। तिक्त या कड़वा? तिक्त भी कहीं कहीं है, तिक्त हाँ। कहीं कहीं दिया हुआ है, लेकिन यूजुअली कड़वा कहा है, ये सूर्य के लिए। चंद्र का रस लवण रस, यानी नमकीन, सॉल्टी फ्लेवर दिया है। अच्छा। और जो रंग दिया है वो चंद्र का है शुभ्र रंग या सफेद रंग, प्योर रंग। सूर्य का अंक था नंबर 1, चंद्र का नंबर है नंबर 2। फिर रत्न, सूर्य का रत्न क्या है? हम रिवीजन करते हुए जाएंगे तो हम रूबी। कभी नहीं भूले। माणिक, माणिक्य, माणिक। चंद्र का, जैसे सूर्य का जो रंग था गहरा लाल रंग या माणिक जैसा रंग, तो वैसे उसे माणिक का रत्न दिया है।
चंद्र का, इट्स ओके, आई सॉ योर फेस ऑल्सो, इट्स ओके। चंद्र का शुभ्र रंग है व्हाइट, तो व्हाइट रंग में क्या रत्न मिलता है हमें? मोती। मोती, पर्ल्स, ये चंद्र का रत्न है। सूर्य का धातु था स्वर्ण और ताम्र, गोल्ड एंड कॉपर दोनों दिए हैं। चंद्र को चांदी। ब्रास, ब्रास, ब्रास अच्छा दिया है। हाँ, कांस्य, मैं तो यही जानती थी सिल्वर है, मतलब क्योंकि सिल्वर भी मोती है, सिल्वर में सिल्वर भी है, लेकिन जो बेसिक दिया हुआ है वो कांस्य ओके। कहा है। सिल्वर जुपिटर को दिया है, वीनस के पास में सिल्वर भी है, और भी है, डायमंड भी है। तो सिल्वर मून नहीं है? सॉरी, सिल्वर मून नहीं है? सिल्वर मून नहीं है मतलब सिल्वर जो चांदी जो है तत्व है वो दिया है चंद्र के लिए है। कैसा है कि अगर आप, जैसे अभी मैंने 6 श्लोक दिए हैं, वैसे कुछ जगहों पे कांस्य रौप्य दोनों दिया है। या हाँ, सूर्य की जो ऋतु थी वो ग्रीष्म ऋतु उसे बताई थी कि मार्स के साथ में वो शेयर करेगा, क्योंकि समर सीजन है, अग्नि तत्व का ग्रह है। चंद्र जल तत्व का है, निसर्ग का जो जल का स्रोत है या रिसोर्स है नेचुरल, वो जो पानी हमें मिलता है वो वर्षा से मिलता है। तो चंद्र को वर्षा ऋतु का स्वामित्व है। तो वर्षा ऋतु में कौन से महीने आते हैं? ग्रीष्म ऋतु में ज्येष्ठ और आषाढ़, सावन भादो आएगा वर्षा हाँ, में। श्रावण और भाद्रपद, ये दो, हाँ, ये महीने वर्षा ऋतु के हैं। फिर रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र में से अस्थि सूर्य के पास थी, चंद्र के पास में रक्त है, और जो फ्लूइड है रस वो भी है। रक्त का जो प्रवाह है, रक्त में प्रवाह होता है, इसीलिए चंद्र का स्वामित्व जो है वो रक्त पर है। कुछ लोग इसमें मार्स को भी जोड़ते हैं, लेकिन मार्स के पास में रक्त सप्त धातु में नहीं दिया हुआ, उसके पास मज्जा दी है, मैरो दिया है। चंद्र के पास रक्त है। फिर ये जो, चलो ये अभी टेक्निकल चीजें और भी आगे पता चल जाएंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग कुछ आएगा तो अच्छा लगेगा। चंद्र का जो जल, ये कैसा जल है? हमने जब भी जल की राशि का विभाजन किया था, तो चंद्र की जो राशि है कर्क राशि, उसका जल कैसा कहा था? फ्लोइंग वाटर, शुद्ध। शुद्ध, शुद्ध जल, शुद्ध पानी था। तो ये, और जल का जो कर्म है, शुद्ध तो जल चंद्र का है इसीलिए, या कर्क राशि का है इसीलिए, या यूजुअली जल को शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जो जल का कर्म है, पंच तत्व जब किए थे तभी क्या कहा था कि जल क्या देता है? आकाश एक्सपेंशन देता है, रस उसका गुण है, ओके। आकाश एक्सपेंशन देता है, चंद्र फ्लो, चंद्र नहीं, जल फ्लो होता है, प्रवाह है, प्रवाह उसका है। और क्या देता है? तृप्ति, थर्स्ट, इट क्वेंचेस द थर्स्ट। तृप्ति देता है, समाधान देता है, सुख, आनंद, आराम प्रदान करेगा। और ये सब क्या है? समाधान, तृप्ति, सुख, आनंद, ये सब भावनाएं है ना, इट्स फीलिंग्स, ये इमोशंस है, या मेरे मन की स्थिति है कि मुझे समाधान मिला, मन को शांति मिल गई, तृप्ति, मन मेरा तृप्त हो गया। तो सुखी होना, आनंदी होना, ये सब मन की स्थिति है, और ये चंद्र ही मन का कारक है। तो ये सारी बातें चंद्र की स्थिति पर निर्भर होंगी। सुख मिलेगा या नहीं, दुखी ज्यादा होंगे क्या, चंद्र बिगड़ा है क्या, तो किस प्रकार की स्थिति होगी मन की, ये सब चंद्र बताएगा। फिर से जैसे राशि समझ कर ली, अभी मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आगे सब रिवीजन में होगा। तो जैसे राशि हमने जब भी देखी थी, समझी थी, तभी लग्न को समझा था कि हर अलग अलग राशि के गुण लग्न भाव में जब भी आएंगे तो वो लग्न क्या बताएगा, असेंडिंग हाउस क्या बताएगा, जिसको देखे बिना हम आगे नहीं जाएंगे। तो वो लग्न यानी देह,
प्रकृति या आकार, ये सब शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं. दैट इज माई बॉडी. सूर्य हमने कल समझा वो आत्मा का कारक है. ऐसा कुछ नहीं है जो सूर्य के पास नहीं, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर जिंदा नहीं रहेगा. तो लग्न शरीर है या देह है, सूर्य आत्मा है और चंद्र मन का कारक है. ये सब कुछ जरूरी है. शरीर, आत्मा और मन, इनको समझने के बिना या इसको देखे बिना, एक कुंडली जब भी सामने आती है तो कोई बोलता है कि मुझे जॉब में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अरे मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है पर कंसेप्शन नहीं हो रहा, तो सीधा बच्चे के लिए 5th हाउस, सीधा जॉब के लिए 10th हाउस. लेकिन कुंडली प्रॉमिस क्या कर रहा है? मन, आत्मा और शरीर का एक साथ में अगर आप कॉम्बिनेशन लो तो वो प्रॉमिस अच्छा है, बुरा है, मीडियोकर है, ये पहले जब भी हम समझेंगे तभी पता चलेगा कि आगे का फल इनको लेकर कैसे मिलेगा. सो फर्स्ट इज एसेंडेंट हाउस, लग्न भाव. फिर लग्नेश को भी देखो, वो भी जो एक लग्न भाव की राशि है उसका जो स्वामी है वो लग्नेश या असेंडेंट लॉर्ड, वो भी बताएगा. फिर चंद्र और सूर्य, इनकी स्थिति देखनी है कि वो कौन से भाव में है, कैसी स्थिति में है, क्या नक्षत्र, क्या नवमांश, कैसा तत्व का ऊंच नीच हो रहा है. फिर हम आगे जो भी एरिया ऑफ फोकस है कि संतति या एजुकेशन या जॉब, उस पर जंप करेंगे. चलो लेट्स स्टार्ट विद द श्लोक. आज किसी को इंटरेस्ट है श्लोक पढ़ने में या मैं पढ़ लू कर कल के जैसे ही? मैम आपका उच्चारण अच्छा है हम लोगों से. कुछ लेटर समझ में नहीं आते, वैसे तो संस्कृत मैं भी पढ़ लेती हूँ, बट हाँ. कहीं कहीं समझ में नहीं आता, कुछ जब लंबे वर्ड्स हो जाते हैं. ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. एंड नेहा प्लीज अगेन. क्या है, मैं एक चीज बता देती हूँ. मैंने बहुत से जॉब्स किए हैं, लेकिन मेरे जॉब का कल्चर ऐसे था, हर जगह पर जहां पर मैंने नौकरी की है, मेरे बॉस के बॉस के बॉस को भी, यानी कंपनी के एमडी को भी हम फर्स्ट नेम बेसिस पर बुलाते थे. अगर उनका नाम रौनक है तो उन्हें रौनक करके ही कहा है. तो वो एक बैठ गया है कल्चर मेरे, क्या कहते हैं, पर्सनालिटी या एक मन में बैठ गया है. तो अगर कोई मुझे एकदम से मैम कहता है तो आज तक किसी ने नहीं कहा, सो अजीब लगता है मुझे. इसलिए मैं बार बार कहती हूँ मुझे नेहा कहो, इट्स ओके. कोई मुझसे ऊपर या मुझसे नीचे नहीं, हम सब साथ में चलेंगे. सबको साथ में लेकर चलना. किस किस तत्व का गुण है ये, साथ में लेकर चलना सबको. अरे जल तत्व. वृंदा जी, चिंतन जी, ज्योति जी, ये सवाल मेरा आपसे है क्योंकि हम ये सीख चुके हैं. जल तत्व का है कि नहीं है? यस है. यस, Yeah. ओके. यस, यस, नो, मे बी, डोंट नो. ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yeah, we can. ओके. सो पाराशर कहते हैं बहुवात कफ प्राज्ञश्चंद्रो वृत्त तनुर्द्विज शुभद्रुंग श्रुभद्रुंग मधुवाक्यश्च चंचलो मदनातुर. इसका क्या मतलब है? बहुवात कफ, इसलिए मैंने कहा था कि जो कफ प्रकृति चंद्र की ली जाती है, ग्लोबली या कॉमनली मानते हैं कफ प्रकृति है, लेकिन पाराशर ही अपने श्लोक में कहते हैं कि इनमें वात और कफ प्रकृति दोनों मिलेगी. लेकिन ये वात जो है वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली लगता है कि इसको मैं स्वभाव से ज्यादा प्रकृति में ही लूंगी, या बीमारी वगैरह हो तो अगर चांसेस ज्यादा है वात का इश्यू होने की, वात दोष होने की, तो मैं इस पर कंसंट्रेट करूंगी. लेकिन स्वभाव में वात को ज्यादा क्यों नहीं लेना, ऐसा मुझे लगता है. वात जैसे कफ से तत्वज्ञान, पित्त से बुद्धिमान या बुद्धिमत्ता और गुस्सा, वात से क्या था? आलस, जल्दी. आलस. तो यहाँ पे थोड़ा सा विरुद्ध जा रहा है, या विपरीत क्यों लगेगा वात?
ज्योति जी, चिंतन जी, वृंदा जी। क्योंकि चंद्र मतलब Because- मोमेंट का कारक है ना वो। हाँ, हाँ, then it moves quite quickly. क्वाइट नो, फास्टेस्ट, इट्स द Fastest. फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। Okay, right. सो इसीलिए मुझे लगता है कि स्वभाव में ये तब आ सकता है जब ये किसी एक तरह से स्थिर राशि में आ जाए, सिंह राशि में आ जाए तो थोड़ा सा आलस आ सकता है। उससे भी ज्यादा सबसे स्थिर वायु कौन सी राशि की है? ऐसे आप मकर ना? नहीं, मकर। मकर कुंभ। मकर चर राशि है। कुंभ, कुंभ। मेरे अंदर का तुला टीचर भी जाग रहा है। तुला तुला एक्वेरियस तुला भी चर राशि है। मैं फिर से राशि करवाऊं क्या? अच्छा इसलिए बोल रहे ना आप। कुंभ होना चाहिए हाँ, मैं तो क्योंकि मैं हूँ कुंभ चंद्र। पूर्ण रूप से स्थिर वायु कुंभ वायु कुंभ। तत्व की है। हम्म। उसका स्वामी भी वायु तत्व का है, स्लोएस्ट मूविंग सैटर्न। आप लोग ऐसे डराओगे ना तो मुझे ये 4-5 महीने से ज्यादा 10 महीने तक फिर से एक बार राशि का रिवीजन करना पड़ेगा। नहीं मैं समझा, तत्व ही समझा खाली। हाँ, नहीं, तत्व वायु तत्व की राशि तो 3, 7, 11 है, लेकिन हाँ। इन तीनों में सबसे स्थिर वायु और स्थिर, इसमें हाँ, हाँ स्थिर स्थिर कुंभ पूछा है। मैंने। आपने जब भी तुला कहा तो तुला चर राशि है। हाँ वो चर राशि, यस। ओके, सो इसीलिए आई वॉज जस्ट सेइंग कि शायद अगर ये ऐसी कोई राशि में आए, जैसे कुंभ राशि हो गई किसी की, आलस आ जाता है उसमें। हमने जब भी कुंभ राशि की थी तभी हमारे साथ एक थे मनीष रांगनेकर, उनकी मैंने बताया था कि राशि है कुंभ और वो डिसिप्लिन्ड भी है, लेकिन अगर घर पे बैठ के काम करना उनको ऑप्शन मिले तो उन्होंने कहा था गिवन एन ऑप्शन आई विल डेफिनेटली सिट एट होम एंड डू माई वर्क, क्योंकि वो आलस आ जाता है। वैसे बहुवात कफ देखा जाए तो प्रकृति हो सकती है और स्वभाव में कफ स्वभाव या वात प्रकृति, जो हमने कहा कि वात का आलस से जो जोड़ना है वो पूरी तरह देखना पड़ेगा कि खाली चंद्र को देखकर ये नहीं कह सकते कि हर एक में फिर आ जाएगा वात और कफ, लेकिन वो कौन सी राशि में बैठा है उससे उस राशि के गुण को लेकर वो अपना फल देगा। फिर लिखा है प्राज्ञश्चंद्रो, प्राज्ञ यानी विद्वान है, ज्ञानी है। क्यों विद्वान होगा? विद्वान क्यों होगा? विप्रवर्ण है। कौन बोला ये विप्रवर्ण है? वृंदा जी, विप्रवर्ण का है क्या चंद्र? नहीं, वैश्य का है। वैश्य वर्ण का है। वैश्य है। No, but all the rashis that it owns, म्हणजे राशि है जल उसकी, तत्व है ना? राशि है जल तत्व की जो विप्रवर्ण में आती है, लेकिन राशि को साइड में हटा दो तो भी ज्ञान कहाँ से आएगा? सात्विक है ना। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा ऐसे ही कंफ्यूज कर देती हूँ, मैं कुछ गलत बोल देती हूँ तो फिर मैं रुकूंगी। अगर मैंने कुछ बोल दिया और मैंने पॉज ले लिया तो समझ जाओ कि मैं रुकी हूँ, मुझे कोई करेक्ट करे। ये चंद्र की जो राशि है कर्क राशि, चंद्र का जो जल है सबसे शुद्ध जल, ये इसे विप्रवर्ण का होने के कारण विद्वान बनाता है, ज्ञान देता है। फिर वृत्त तनु, वृत्त तनु यानी गोलाकार है, गोल शरीर हो सकता है इनका। चंद्र का प्रभाव ज्यादा हो तो गोल शरीर हो सकता है, राउंड फिगर। आगे जाकर ये भी देखेंगे हम कि राउंड लेकिन पतले भी होते हैं कई बार, लेकिन पतले होंगे तो भी अगर प्रभाव है चंद्र का तो पतला शरीर होकर भी वो थोड़ा सा राउंड शेप में हो सकता है। ये यहां नहीं, आगे दिया होगा, दिया है रादर। फिर लिखा है शुभद्रुंग मधुवाक्यश्च, मतलब अच्छा दिखता है और
मधु वाक्य यानी मीठी बोली है, प्यारी बोली है, स्वीट स्पोकन पीपल, प्यारी बातें करते हैं, प्यार से बात करते हैं। जैसे मधु या मधुवाक आप कहो तो शहद जैसा, तो इसीलिए स्वीट स्पोकन, ये शहद और शक्कर से शुगर कोटिंग जो करके बात करते हैं, वो मीठी मीठी बातें करना इनको आएगा। चंचलो यानी चंचल स्वभाव है। क्यों चंचल है? क्योंकि ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो एक जगह स्थिर रहना इनको नहीं आता, इधर से उधर उधर से उधर, या जल्दी जल्दी में रहना, ये स्वभाव होता है। मदन आतुर, मदन आतुर यानी कामुकता बहुत है इनमें। ये समझ में आया या फिर से करे या आगे बढ़े? आगे। आगे बढ़े, ओके। तो समझ इसका बेसिक ये था कि वात और कफ प्रकृति हो सकती है, विद्वान है ये, इनके पास ज्ञान हो सकता है, वृत्त तनु यानी गोलाकार शरीर, अच्छे दिखने वाले और मीठी बात करने वाले, चंचल स्वभाव के और कामुकता जिनमें है। फिर जातक पारिजात, संचारशीलो मृदुवाक विवेकी, शुभे क्षण चारुतर स्थिरांग, सदैव धीमाच तनु वृत्तकाय, सदैव सदैव धीमान तनुवृत्तकाय, ये जो मैं कह रही थी, तनुवृत्तकाय, कफा नीलात्मा च सुधाकर स्यात्। ओके। मृदु वाक विवेकी, मृदु वाक यानी सॉफ्ट स्पोकन, पहले हमने स्वीट स्पोकन कहा, अभी हम मृदु कह रहे हैं यानी जेंटल, तो सॉफ्ट स्पोकन। विवेक बुद्धि है जिसके पास में, ज्ञानी है, विवेक बुद्धि होगी। शुभे क्षण, शुभे क्षण यानी सफेद और शुभ यानी प्रसन्न आंखें है, यानी अच्छी आंखें है, प्यारी आंखें है। प्रसन्न कहा है यानी जिसको देखकर अच्छा लगता है। जब हमने अग्नि तत्व के ग्रह को देखा, या अग्नि तत्व की राशि या ग्रह जब लग्न में आता है, या सेकंड हाउस में सन या मार्स आ जाए, तो उनकी आंखें कैसे होगी? लाल भड़क हो सकती है, जैसे आंखों में अग्नि है। तो कभी कभी ऐसे लोगों के पास देखते हैं तो ज्यादा देर देख नहीं पाते, क्योंकि उनकी आंखें लाल है या अग्नि है उनकी आंखों में। वैसे ही अगर चंद्र का प्रभाव होगा तो आंखें भी जेंटल या प्यारी होंगी, जिनको देखकर प्रसन्न, हमको ऐसे लगेगा कि एक तरह से प्रसन्नता है उनकी आंखों में। सॉरी। चारुतर, आतुर है। स्थिर अंग यानी शरीर स्थिर है, यानी फर्म या मजबूत, स्ट्रॉन्ग शरीर है। सदैव धीमा, धीमान यानी धी यानी बुद्धि, धीमान यानी बुद्धिमान, सदैव बुद्धिमान। तनुवृत्तकाय यानी क्या? जो मैंने पहले कहा था, शरीर रा- गोलाकार। गोलाकार और पतला शरीर भी हो सकता है, पतला लेकिन गोलाकार। फिर कफा नीलात्मा, कफ और वात प्रकृति दोनों, फिर से पराशर में भी यही दिया है, जातक पारिजात में भी वात और कफ प्रकृति दोनों बताई है। सुधाकर ये चंद्र का नाम है, तो ऐसे ये सारी चीजें चंद्र से देखी जा सकती है। देन वराहमिहिर, तनुवृत्त तनुर्बहुवात कफ, तनुवृत्त तनु बहुवात कफ, प्राज्ञश्च शशि यानी चंद्र, मृदुवाक शुभद्रुक। तनुवृत्त तनु यानी फिर से पतला पर गोलाकार शरीर, बहुवात कफ यानी फिर से यहाँ पर भी क्या बताया है, वात और कफ प्रकृति दोनों है। प्राज्ञश्च यानी विद्वान है, शशि यानी चंद्र, मृदुवाक यानी क्या? सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट स्पोकन। स्पीच। और शुभद्रुक
यानी प्रसन्न आंखें, फिर से ब्यूटीफुल आईज, सुंदर आंखें। डिफिकल्ट लग रहा है ये श्लोक समझना? नहीं, इजी है। ओके, तो होरासार में कहा है दीर्घो मृदु स्वभावश्चंद्रो मतिमान घृणी नय नयज्ञश्च वात वात श्लेष्मा प्रकृति, श्लेष्मा यानी कफ, शुक्लांबर भूषण सुवृत्त तनु। दीर्घो यानी ऊंचा कद हो सकता है, ये एक एडिशन है। बाकी तीनों श्लोक के अलावा होरासार में दिया है दीर्घ हो सकता है, इनका कद यानी लंबे हो सकते हैं। मृदु स्वभाव यानी कोमल स्वभाव है, टेंडर नेचर, जेंटल नेचर। मतिमान यानी बुद्धिमान। घृणी यानी करुणामय, काइंड नेचर हो सकता है। नयन्यश्च, ये हिंदी में ज्ञ हो जाता है, मराठी में न्य हो जाता है, संस्कृत में यूजुअली ज्ञ कहते हैं, इसलिए मैं इसे न्य कहती हूँ। नयज्ञ यानी नीतिज्ञ, नीतिज्ञ या नीतिज्ञ यानी जो राजनीति में कुशलता रखता हो। ये भी एक एडिशन है। कौन बताएगा क्लास वाले में से कि राजनीति क्यों होगी? राजनीति का ज्ञान कैसे होगा? विप्रवर्ण। विप्रवर्ण। विप्रवर्ण से आया, इसकी राशि विप्र है। फिर वात श्लेष्मा प्रकृति, वात यानी वात प्रकृति, श्लेष्मा यानी कफ, फिर से कफ और वात दोनों दिया है, कफ वात प्रकृति। शुक्लांबर भूषण, शुक्ल यानी शुभ्र, सफेद, शुद्ध, ऐसे आंबर, आंबर यानी वस्त्र, और भूषण यानी आभूषण, ऐसे शुभ्र या सफेद शुद्ध वस्त्र और आभूषण जो धारण करता है या पहनता है। तो जैसे सूर्य के लिए कहा था लाल या केशरी वस्त्र, वैसे चंद्र के लिए शुभ्र वस्त्र या शुद्ध सफेद वस्त्र। सुवृत्त तनु यानी गोलाकार शरीर। मातु स्वस्ति मनः प्रसादम उदधि स्नानम सितम चामरम छत्रम सुव्यजनम फलानि मृदुल पुष्पाणि सस्यम कृषिम। पहले ये दो लाइन समझ लेते हैं। मातु स्वस्ति, मातु स्वस्ति यानी माता का क्षेम कुशल, कुशल मंगल। माँ का स्वास्थ्य, माँ की स्थिति कैसे है? अच्छी है, स्वस्थ है, कुशल मंगल है। चंद्र ये माता का कारक है और ये हेल्थ का भी कारक है। और माँ जो हम चंद्र से देखते हैं, माँ को अगर तकलीफ होती है तो हमें भी कई बार होती है ना। मन प्रसाद यानी मन की प्रसन्नता, ये मन का कारक है। जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ लोगों के पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब है, लेकिन मन की प्रसन्नता नहीं है, मन की शांति नहीं है। लेकिन कुछ लोग जितना कुछ थोड़ा बहुत सा होता है उनके पास, उसमें भी खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो ये मन की प्रसन्नता बताएगा, मन की स्थिति बताएगा। उदधि स्नानम, उदधि यानी समुद्र, सागर, उसमें स्नान करना, समुद्र स्नान। सित यानी शुभ्र सफेद चीजें। चामर यानी एक तरह का पंखा हो गया। आपने छत्र चामर योग पढ़ा होगा कहीं पर। राहु जब 10th हाउस में होता है उसे छत्र चामर योग कहते हैं। ये सुना है? कभी सुना है? नहीं, कभी नहीं सुना। अच्छा, नहीं सुना है, ओके। तो एक छत्र ये चामर, सुना है। सॉरी, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, बस इतना सुना था कि राहु 10 में दुनिया बस में, बस इतना मैंने अच्छा, सुना है। ओके, तो उसे छत्र चामर योग कहते हैं। छत्र यानी क्या? शेड। चामर यानी पंखा होता है। अभी सबसे देखो कैसा है कि ये सब कार्मिक रिलेशन है।
कार्मिक बॉन्डिंग है किसकी, मेरी और महाभारत की। मैं चाहूं या ना चाहूं वो आ ही जाएगा। तो सबसे जो नजदीकी राजा महाराजा की सीरियल अगर किसी ने देखी है कि एक राजा बैठा है अपने सिंहासन पर, तो बी आर चोपड़ा की महाभारत देखी होगी। तो उसमें राजा बैठा होता है और उसके दोनों साइड में दो दासियां खड़ी है और ऐसे पंखे से हवा उनको दे रही है। वो एक जो स्विश जिसे कहते हैं इंग्लिश में, या जो राजा का जो पंखा होता है उसे चामर कहते हैं। तो वो चामर और छत्र, छत्र यानी छत या शेड यानी छत होना, ये 4th हाउस में कर्क राशि जो आती है वहां से, ये चंद्र की राशि है। और वहां 4th हाउस में हम माँ देखते हैं और क्या देखते हैं, घर। घर देखते हैं। तो जब किसी के पास घर नहीं होता तो उसके सर की छत चली गई, छत नहीं होती, सर पर छत्र नहीं है उसके, ऐसा कहते हैं। तो वो छत्र कि छत्र और चामर, ऐसा ये चंद्र उसका कारक है या उससे ये चीजें देखी जाती है। सुव्यजनम यानी व्यजन मतलब भी पंखा होता है। सु यानी अच्छा, फलानी यानी फल, फ्रूट्स, मृदुल पुष्पाणी यानी जो कोमल पुष्प होते हैं ना, जिस पर कांटे नहीं है, कोमल पुष्प, वो चंद्र से देखेंगे। सस्यम, सस्य यानी मक्का या कॉर्न, भुट्टा, ये पता होगा अगर किसी को मक्का पता नहीं है तो। कॉर्न। फिर कृषि, खेती, ये सब क्या है, ये 4th हाउस से हमने ये सब चीजें देखी थी ना। कृषि, कृषि यानी फार्मिंग, घर, ये सब 4th हाउस से देखी थी ना। वो चीजें चंद्र से भी देखते हैं। फार्मिंग, क्योंकि पानी के बिना फार्मिंग होती है क्या। और चंद्र ये जैसे सूर्य को नैसर्गिक अग्नि का स्रोत मैंने कहा था कल, आज चंद्र को मैंने कहा कि ये नैसर्गिक जो पानी हमें मिलता है, जल मिलता है, उसका सोर्स है, ये उसका स्रोत है। तो जो वर्षा होती है वो कृषि के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं। वर्षा नहीं होती है तो खेती नहीं होती, उसके लिए पानी जरूरी है। और आप कुएं में से निकाल कर पानी कितना भी डाल दो, प्रोवाइड करो, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है पानी का वो वर्षा का है। जब वर्षा होती है तभी जो फार्मर्स होते हैं उनको खुशी होती है, क्योंकि उनकी खेती अच्छी होगी, उनकी फसल अच्छी होगी। तो ऐसे कृषि का भी कारक है ये। कीर्ति, मौक्तिक, कांस्य, रौप्य, मधुर क्षीर आदि, मधुर क्षीर आदि, वस्त्र अंबुगो, योशाप्तिम, सुख भोजनम, तनु सुखम, रूपम, वदेत चंद्र, वदेत चंद्रतः। तो कीर्ति यानी फेम, मौक्तिक यानी जो मोती कहा था। प्रियंवदा जी मैं आपको, हाँ आपने म्यूट कर दिया, थैंक यू, सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा था। कीर्ति यानी फेम, मौक्तिक यानी मोती, कांस्य यानी ब्रास, रौप्य यानी चांदी या सिल्वर, मधुर क्षीर यानी जो मीठा दूध होता है, स्वीटेंड मिल्क, वस्त्र यानी कपड़े, अंबुग यानी पानी, कपड़े, पानी, मीठा दूध, योशाप्तिम, योशा यानी स्त्री, स्त्री का भी कारक है चंद्र, सुख भोजनम, अच्छा भोजन, गुड मील्स, तनु सुखम, शरीर सुख का कारक है। और भी एक ग्रह शरीर सुख का कारक है, वो है शुक्र। चंद्र भी शरीर सुख का कारक है। शरीर सुख या देह का स्वास्थ्य, आइदर बॉडीली प्लेजर्स, कार्नल प्लेजर्स एंड फेलिसिटी या हेल्थ। रूपम यानी सौंदर्य, वदे चंद्रतः यानी चंद्र से ये सारी चीजें कहते हैं। वृंदा जी आपका जो क्वेरी था वो रिजॉल्व हुआ या आपको उसमें डाउट Yeah, है? ओके Right. ओके।
किसी और को इस श्लोक में कोई डाउट है? यस, नो, मे बी, डोंट नो. No. नो. ओके. सारावली क्या कहते हैं? सौम्य कांत विलोचनो मधुर वाग गौर कृशांगो युवा प्रांशु सूक्ष्म निकुंचितासित कच प्राज्ञो मृदु सात्विक चारुर्वात कफात्मक प्रिय सखो रक्तै कसारो घृणी वृद्ध स्त्रीषु रतश्चलो अतिसुभग शुभ्रांबर चंद्रमा. सौम्य यानी अच्छा व्यक्तिमत्व है, सौम्य है, शांत है, प्रसन्न है, आकर्षक पर्सनालिटी है. कांत विलोचनो प्यारी आंखें है, लवली आईज या ब्यूटीफुल आईज. मधुर वाक गौर, मधुर वाक यानी फिर से स्वीट स्पोकन, मीठी बोली, मीठे बोल. गौर यानी गौर वर्ण, फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है या उसका कारक है चंद्र. कृशांगो यानी पतला शरीर, थिन. युवा यानी यौवन, यूथफुल है. प्रांशु यानी जिसका कद ऊंचा हो, जो टॉल हो सकते हैं. सूक्ष्म निकुंच सूक्ष्म निकुंचिता सितकच, छोटे. और कल ये कुंचित आया था सूर्य के भी आखिरी श्लोक में, क्या अर्थ था उसका याद है? उसके बालों में एक चीज ऐड हुई थी, कम बाल के साथ में घुंघराले बाल कहे थे. तो चंद्र का भी कारकत्व में, चंद्र के कारकत्व में भी ये आता है, छोटे और घुंघराले बाल. प्राज्ञो यानी बुद्धिमान है, लर्नेड पीपल, नॉलेजेबल या इंटेलिजेंट. मृदु यानी कोमल स्वभाव, जैसे कहा था, जेंटल है, स्वभाव मृदुल है, मृदुल है रादर. सात्विक है यानी गुणी स्वभाव है. चारु यानी सुंदर, तो सुंदरता का भी कारक है, ये पहले के श्लोक में भी कहा था. रूप या सौंदर्य. वात कफात्मक, ऐसा एक भी श्लोक नहीं जिसमें केवल कफ प्रकृति है चंद्र की, ये कहा है. सारे श्लोक में वात और कफ ये दोनों प्रकृति चंद्र से है. प्रिय सखो, अच्छे दोस्त है ये. रक्तई कसारो यानी जो सप्त धातु में रक्त आता है उसका कारक चंद्र है, रक्त का सार. घृणी यानी दयालु है, काइंड नेचर्ड. वृद्ध स्त्री शुरत, वृद्ध स्त्री में जो दिलचस्पी लेता है. एक जगह पर ऐसा भी दिया है कि चंद्र यौवन और वृद्धत्व ये दोनों का ही कारक है. लेकिन अगर इसका वृद्ध स्त्रीषु रत लिखा है यहाँ पर, रत यानी उसमें दिलचस्पी लेना, बीइंग फॉन्ड ऑफ समथिंग, उसका मतलब रत होना उसमें. तो इसका अर्थ अगर निकाले लिटरल ट्रांसलेशन में, तो जो वृद्ध स्त्री में अपने से बड़ी जो स्त्री है उसमें दिलचस्पी लेता हो, ये हो सकता है. चल यानी चंचल स्वभाव, ये तो हमें पता है कि इसका चंचल स्वभाव क्यों है, क्योंकि ये फास्टेस्ट मूविंग है, तो थोड़ा अनस्टेडी है, एक जगह पर स्टेबल नहीं रहेगा. अति सुभग, बहुत ही सौभाग्यशाली है, फॉर्चुनेट. शुभ्रांबर चंद्रमा, शुभ्र यानी शुद्ध या सफेद, आंबर यानी वस्त्र, सो व्हाइट या प्योर, शुभ्र वस्त्र, इसका कारक चंद्र है. क्या ये कंफ्यूजिंग है? यस, नो, मे बी, डोंट नो. आप लोग चले जाते हो क्या शेयर स्क्रीन करते ही? यही है. ओके. इसमें कोई डाउट है या फिर इट वाज क्वाइट नहीं नहीं. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि
ब्रेक करके अगर हमने समझा तो वो अच्छे से समझ में आ रहा है, या कोई आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं इसका कोई और अर्थ निकल सकता है, तो आप वो भी बताइए। मुझे पढ़ाते हुए पढ़ना भी पसंद है। संस्कृत तो इतनी आती नहीं है। हाँ। हाँ, संस्कृत आती ही नहीं तो कहाँ से बताए। मैंने कहा संस्कृत पढ़ी हुई है। भी आपका जो प्रोनाउंसिएशन है एकदम बढ़िया है, और प्रोनाउंसिएशन हाँ वो आ जाता है, दैट इज गॉड गिफ्ट। आई एम हैप्पी अबाउट इट। ओके, सो बेसिकली श्लोक जो हमने अभी किए, 6 के 6 श्लोक में कोई डाउट नहीं है। तो एक सम टोटल करते हैं इसको, चंद्र से क्या क्या देखते हैं। ये बुद्धिमत्ता का कारक है, बुद्धिमान जीवी लोग हो सकते हैं अगर चंद्र अच्छा हुआ, उसका प्रभाव अच्छा हुआ तो। मृदु वाणी है, सॉफ्ट स्पोकन पीपल, सुंदर आंखें जिनके पास हो, पतला शरीर देता है ये, और गोलाकार शरीर भी देता है, घुंघराले और छोटे बाल, माँ की कुशलता, कुशलता से ज्यादा कुशल मंगल, माँ का अच्छा स्वास्थ्य, मन की प्रसन्नता, मन का आनंद, मन की स्थिति, और गृह सौख्य भी देता है। 4th हाउस से गृह सौख्य जैसे है, सुख स्थान है 4th हाउस। और चंद्र ये जल तत्व का गुरु, जल तत्व का कारक है, तो उसमें सुख का कारकत्व भी आता है, क्योंकि जो जल तत्व है उसका कर्म है सुख देना, समाधान देना, तृप्ति देना। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक ग्रह के पास एक चीज आ गई तो दूसरे के पास आएगी ही नहीं। वो अपनी अलग अलग तरीके से इन चीजों को आपको प्रभाव देंगे या उसका फल देंगे। फिर और क्या है, जो फल फूल है वो भी चंद्र से है, सौम्यता है, जेंटल नेचर या टेंडर नेचर, शांत स्वभाव, धान्य है क्योंकि कॉर्न आया था, खेती है, कृषि या खेती, चांदी है, और रास भी है, दूध, पानी, गोधन। 4th हाउस से गोधन देखा था ना, तो वो गोधन चंद्र से भी है। अच्छा भोजन मिले तो चंद्र उसका कारक है। आरोग्य यानी हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, सौंदर्य, ब्यूटी, माइंड या मन, नेत्र का कारक सूर्य भी है और चंद्र भी है। नमक, क्योंकि इसका लवण रस है, नमकीन रस है, तो नमक का कारक चंद्र है। कोमल बोल या मृदु बोल, मृदु वाणी, मीठी वाणी, नसीबवान अगर कोई है या नहीं है, ये चंद्र बताएगा कि नसीब अच्छा होगा या बुरा होगा। माया, अस्थिर जो मन होता है किसी का, जैसे जेमिनी राशि है किसी की, मिथुन राशि, तो अस्थिरता आती है, क्योंकि जेमिनी द्विस्वभाव की राशि है और वो बच्चे हैं, एक जगह पे बैठे नहीं रहेंगे, उनको उछल कूद करनी है, फुदकते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह। उसमें जो मृगशीर्ष नक्षत्र आता है वो एक डियर को दिखाएगा। डियर कैसा है, इधर उधर ऐसे चपल भी होता है और देखता भी रहता है इधर उधर, और बहुत एक जगह से दूसरी जगह पे हॉप कर करके जाता है, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं। लेकिन इन लोगों के पास एक चीज की कमी है, मिथुन वालों के पास, वो है फोकस की, स्टेबिलिटी की। कंसिस्टेंसी नहीं होती, इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो अगर चंद्र ऐसी राशि में आए तो उसमें ये अस्थिरता ज्यादा दिखेगी। फिर और किस चीज का कारक है चंद्र? युवा अवस्था या यूथफुल, जैसे हम कहते हैं होना, यूथफुल होना। स्त्री का कारक है। शुभ्र वर्ण या शुद्ध चीजें उनका कारक है। प्रवास का कारक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म, बिकॉज फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, तो ये भी इसके स्वभाव में होगा कि इनको ट्रैवल करना पसंद है। भावनाओं का, फीलिंग्स एंड इमोशंस का कारक है। लावण्य, लवण ये रस हो गया, लावण्य क्या हो गया? लावण्य क्या होता है?
सुंदरता। सुंदरता, फिर से सुंदरता का कारक है। फिर कामातुर कहा था श्लोक में, तो ये जो कामना है, कामना यानी खाली डिजायर्स नहीं, कामुक भावना, फिजिकल इंटीमेसी की भावना, ये चंद्र से क्यों आएगी? गेस डिजायर, करो आप। क्योंकि मन में ये फीलिंग्स उठती हैं, तो परफेक्ट, ये सारी चीजें मन में उठती है। पहले पहले मन सोचता है कि ये करना है, मन का भाव जागता है, फिर शरीर का भाव जागता है। पहले वो कामना जो है वो मन में उत्पन्न होती है, और ये स्त्री का भी कारक है, तो इससे कार्नल प्लेजर्स भी है। फिर घूमना फिरना, भटकना, क्योंकि प्रवास आ गया इसमें। ऊंचे कद का कारक बताया था। पॉलिटिक्स का कारक भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है। सूर्य वहां पर अधिकार पाने के लिए जाएगा। चंद्र, चंद्र को क्या चाहिए? उसको राजनीति करनी है। अधिकार मिले ना मिले, वो जो राजनीति करवाता है राजा से, उसका मिनिस्टर, उसका अमात्य, वो दिमाग चंद्र लगाएगा। फिर कफ प्रकृति, ये जो चंद्र में कही है, वात और कफ दोनों कहा है, लेकिन ये जो कफ प्रकृति है ये सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें तत्व ज्ञान भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए भी ये ज्ञानी या विद्वान हो सकते हैं, या चंद्र ये प्रदान कर सकता है। फिर अगर हमारे मन पर काबू हो, तब हम सब कुछ आसानी से कर सकते हैं ना। जैसे जब तत्व किए थे, तभी हमने ये समझा था कि पानी या जल तत्व ये एक ही ऐसा तत्व है जो हर स्थिति में स्वयं घुल मिल जाएगा, खुद मिलेगा। स्कूल में 3 स्टेट्स ऑफ वाटर किया था, 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। तो जब पानी अपनी तरल अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होता है, तब वो उसके ओरिजिनल स्टेट में है। और जब उसका पानी, उस पानी को उष्णता मिलती है, तब उसकी भाप हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं है ना कि पानी एक थोड़ा सा रह गया साइड में, बाकी कुछ चीज की उसने भाप कर दी। जैसे अग्नि किसी और चीज को जलाएगा, भस्म करेगा, पानी खुद भाप बन जाएगा, वो खुद परिवर्तित हो रहा है। और जब उस पानी को जमाना हो, फ्रीजर में हम बर्फ जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, तब उस पानी का ही बर्फ बनता है ना। या अपनी शक्ति से किसी और चीज का बर्फ बना दिया उसने, वो खुद बर्फ बन गया, खुद परिवर्तित हो गया। ऐसे हर परिस्थिति में खुद को मिलाकर लेना या स्वयं को मिलाकर लेना, अपना मूल स्वभाव जो लिक्विड है उसको एडजस्ट करना, ये जल से आता है। लेकिन इसके लिए भी हमें मन पर कंट्रोल रखना होगा। ऐसे ये मन को काबू में रखने वाले जो होंगे, या मन की, चंद्र की स्थिति जब शुभ या अच्छी हो, तब आप किसी भी परिस्थिति में आनंदी रह पाते हो। सब में घुल मिल जाना, ये एक क्वालिटी है, एक गुण हो गया। तो इसके और क्या क्या गुण है? आनंदी होना, चालाक भी हो सकते हैं, विद्वान है वो जो राजनीति से, अधिकार के लिए नहीं गया राजनीति में, वो राजनीति, अपनी नीति को अप्लाई करने गया है, तो चालाकी होगी इनमें। तपस्वी होंगे। सूर्य और चंद्र बेसिकली ना स्पिरिचुअल ग्रह है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। ये हमारे आत्मा और जो मन है, आई विल कम टू दैट, मैं अध्यात्म पे आती हूँ। पहले इसका गुण, इसके गुण और क्या क्या है वो खत्म करते हैं। तपस्वी हो सकते हैं, कवि मन हो सकता है। कविता भी ये मन के भाव व्यक्त करता है ना, मन में जो भाव है वो व्यक्त कर रहा है, तो चंद्र से कविता भी है। कुटुंब वत्सल होना, यानी जो अपने परिवार से प्यार से रहे या परिवार के साथ प्यार जताए, या अपने परिवार से अटैच्ड रहना, उनके प्रति प्यार की भावना होना, तो कुटुंब वत्सल होना। भावनाशील यानी सेंटिमेंटल होते हैं, बहुत भावुक मन हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, किसी भी स्थिति में घुल मिल जाना,
ये एक क्वालिटी है जल की। थॉटफुल लोग है, विचारी है, विचार करने की क्षमता होगी। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, हम सब एक क्लास में हैं, लेकिन जब मैं कुछ और सोच रही हूँ, अभी मैंने अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा तो मैं उनके घर में पहुंच गई हूँ। मुझे आपसे बात करते हुए भी ये समझ में आ रहा है कि वहां के बेडरूम्स कैसे है, वहां पे हॉल कैसा है, कौन कहाँ बैठा होगा। इमेजिनेटिव पावर मेरी उतनी है, वो मन से आती है। वो मन जो क्रिएटिविटी देता है वो इमेजिनेटिव पावर भी देता है। क्रिएटिविटी भी इमेजिनेशन पर निर्भर है। सो उतना जो थॉट प्रोसेस हमारा, जो ख्याल, सॉरी, जो ख्याल से हम आगे बढ़ सकते हैं या कितनी दूर जा सकते हैं, वो आप एक जेट प्लेन में बैठकर भी उतनी दूर एक सेकंड में नहीं पहुंच पाओगे जितना आपका मन आपको पहुंचाएगा। सो इसीलिए विचारी है और इमेजिनेशन पावर है। और जो लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है, ये इनके गुण में आता है। इनके दोष क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, चंद्र बिगड़ गया या चंद्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो दोष क्या हो सकते हैं? फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसको गति पसंद है, तो दोष होगा तो कि गति में प्रॉब्लम होगी ना, तो वो आलसी होगा। स्त्री का कारक है और शरीर सुख का भी कारक है, तो स्त्री में ज्यादा आसक्ति रखना, ये भी दोष हो गया। मन इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह फटाफट जा सकता है, लेकिन उसमें स्थिरता नहीं होना बिल्कुल भी। एक काम शुरू किया, उसको छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर दिया, चंचलता, ये एक प्रकार का दोष हो गया। फिर मन में अगर मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है, तभी मैं आगे बढ़ने की सोच सकता हूँ। अगर मैं पहले से ही हार गया, सामने जो बैठा है वो तो मुझसे बहुत बड़ा विद्वान है, ये तो मुझे हरा देगा, ऐसा सोच के मैं बैठ जाऊं, तो फिर मैं पहले ही हार मान चुका हूं। तो डरपोक होना एक तरह से ये दोष हो गया मन का, या ऐसी भावना लाना कि ये नहीं होगा, नेगेटिविटी, पेसिमिस्ट होना, नकारात्मक सोच। फिर सॉरी, अभी जो विचार की बात हमने की, मान सके ना, ज्योति जी मैंने आपको म्यूट पे डाला है, थोड़ा डिस्टरबेंस था इसीलिए। जो विचारों की हमने बात की कि हम विचार कितने भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने विचार करते हैं कि उनको स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो अति विचारी होना, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, ये भी एक दोष हो गया। चंद्र स्वप्न का कारक है। जो हम सपने देखते हैं, तो हमें सपने में कुछ भी हमारा इमेजिनेशन ही रहता है वो मोस्टली, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन कुछ लोग बैठे बैठे, अभी कोई क्लास में बैठा है तो ऐसा हुआ था एक बार, क्लास में ऐसे बैठा था एक थे, कोई जाने दो, वो ऐसे बैठे थे और उनको एक क्वेश्चन पूछ लिया और वो ऐसे ही बैठे। उनको फिर बार बार उनका नाम लेके बुलाया, फिर भी वैसे ही बैठे। फिर किसी ने उन्हें फोन किया और बोला कि पहली बात तो आप म्यूट पे हो, दूसरा आपको बुलाया जा रहा है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो कहीं खो गए थे। दिस इज कॉल्ड डे ड्रीमिंग। ये जो दिवा स्वप्न देखना है, ये भी एक तरह से ठीक है, आप देखो, सपने देखो, दिवा स्वप्न देखो, लेकिन एक हद तक देखो। ऐसा नहीं कि आपका, अगर आप एक क्लास में हो का आपका अटेंशन स्पैन जीरो, अटेंशन चला गया कहीं पे, दिस इज नॉट द वे टू जस्ट स्टेयर एट द स्क्रीन। तो मतलब कितने कितने गहरी सोच में होंगे वो कि उनको बुलाने पर भी सुनाई नहीं दिया। सो डे ड्रीमिंग इज काइंड ऑफ अ, एक तरह से वो फ्लॉ है, पूरी तरह से फ्लॉ नहीं, बट एक तरह से फ्लॉ बन सकता है अगर मन पे काबू ना हो तो। नहीं, अगर मन पे काबू है तो कन्या राशि जैसे एक साथ में क्लास भी अटेंड करो, कॉफी साइड में बनाओ भी, इधर सब्जी भी काटो, व्हाट्सएप पर मैसेज भी भेजो, सब कर सकते हैं वो।
लेकिन उनका हर चीज पे कंट्रोल है। सो मन को काबू में रखकर अगर कुछ करो तो वो दोष बनने से आप बचा सकते हैं उसे। फिर जैसे सूर्य के पदार्थ क्या है? सब महंगे पदार्थ, इलायची, केसर, बादाम और एक मिर्च भी था। तो चंद्र में क्या आएगा? और लिक्विड्स, सॉरी, लिक्विड्स जैसे लिक्विड दूध। आएंगे, दूध आएगा और रत्न, रत्न आएंगे, रत्न, पदार्थ, पदार्थ। रत्न तो उसका मोती है। दूध, दूध लिक्विड, आएगा, लिक्विड I आएगा, think sugar, honey, चावल, sugar, शुगर क्यों आएगा? व्हाइट है। sweet, no? व्हाइट है इसीलिए। हाँ, ये याद रखना, शुगर चंद्र में व्हाइट है इसीलिए आ सकता है। so salt also, no? सॉल्ट एज वेल। Yeah. दूध है, दही। हाँ सर, Dahi Right. also. कहीं से मेरा White, एको no? आ रहा है, कहाँ से पता नहीं। ओके, सॉरी वृंदा जी, आपने कुछ कहा? Yeah, dahi also because it's white and दूध बिकॉज ना, इट्स दूध का डेयरी बना। प्रोडक्ट्स। गोधन है ना दूध चंद्र से। से, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, नमक, घी। नमक डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, मैंने पदार्थों में बोल दिया। बट ये सब चंद्र से देखे जाते हैं या चंद्र के कारकत्व में आते हैं। शरीर पर कैसा प्रभाव डालेगा चंद्र? तो जैसे सूर्य हमारे हृदय पे प्रभाव रखता है या कारकत्व में सूर्य के हृदय आता है, वैसे चंद्र के भी प्रभाव में हृदय आएगा। क्यों आएगा? क्यों आएगा? ऐसा क्या है हार्ट में जो चंद्र Flow, प्रभाव दे सकता है? ब्लड का Blood. कारण। ब्लड फ्लो। Flow to the blood. फ्लो भी है, ब्लड भी है। चंद्र रक्त का भी कारक है और वो फ्लो का भी है। जब तक पंपिंग नहीं होती, वो ब्लड फ्लो नहीं होता, तब तक कोई काम का है ही नहीं। फिर नेत्र या आंखें। सो शरीर पर हृदय के अलावा आंखों का कारक, आंखों से सूर्य और चंद्र दोनों का ही हमें कारकत्व देखना है, और हृदय से भी। फेस या चेहरा, इसका भी कारक चंद्र है, वो सौंदर्य देता है, तो चेहरे पर भी वो प्रभाव देगा। मन पर प्रभाव है उसका, स्तन पर प्रभाव है उसका। स्तन पर क्यों होगा? ब्रेस्ट्स पर क्यों होगा? क्योंकि वहां से दूध और मतलब ममता भी, मे बी मदर को। फोर्थ हाउस। प्रियंका जी, दैट इज अ वेरी नाइस लॉजिक, ये सही है। और ज्योति जी, आपने कहा वो भी सही है। फोर्थ हाउस जो कर्क राशि आती है, वहां से हम चेस्ट एंड ब्रेस्ट दोनों देखते हैं। सो मन, स्तन, हमारी जो लार होती है ना, सलाइवा, सलाइवा में भी सबसे ज्यादा पानी है। 90 समथिंग परसेंट, 90 समथिंग परसेंट वाटर है। सलाइवा पर चंद्र के कारकत्व में सलाइवा आता है। महिलाओं में जो मेंसीज होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या उसे आर्तव कहते हैं, उस पर भी चंद्र का प्रभाव है। और कुछ हद तक यूटरस और यूरिनरी ब्लैडर पर भी चंद्र का प्रभाव है। रोग कैसे कैसे हो सकते हैं चंद्र से? कैसे रोग हो सकते हैं? I think cough, cold मानसिक रोग। related because of कफ, कोल्ड, मानसिक रोग। मन का कारक है तो मानसिक रोग हो सकता है। कफ एंड कोल्ड डेफिनेटली हो related. सकता है, ब्लड से रिलेटेड हो सकता है। एक chest, breast. यूट्रस बोला अपना, यूट्रस से भी हो सकता है उधर। जो भी उसके कारकत्व में आता है, अगर चंद्र बिगड़ा हो या अच्छी परिस्थिति में ना हो, तो उसके कारकत्व में जो आते हैं उनसे रिलेटेड चीजों का रोग भी वो दे सकता है।
फिर प्रोफेशनली क्या इंटरेस्ट होंगे? प्रोफेशनली क्या इंटरेस्ट हो सकता है? फार्मिंग, पोल्ट्री, पानी, पोल्ट्री, व्हाई पोल्ट्री? फार्मिंग, 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 Farming, farming. डेयरी, डेयरी प्रोडक्शन, डेयरी प्रोडक्ट्स, व्हाई पोल्ट्री? अंडे वाइट है इसलिए। क्या? फोर्थ हाउस अंडे वाइट है इसीलिए? नो पशुधन देखते हैं ना पूरा इसकी लिए। हाँ, ओके, यू कैन से दैट। और क्या? पानी से संबंधित क्या हो सकता है? सब कुछ हो मरीन भी, सकता है। मरीन हो सकता है, यस, नेवी, फिशरी, फिशरीज हो सकते हैं। बनिया बनेगा क्या? Yeah, Sorry. वैश्य ही है। Vaishya. यस, बनेगा वैश्य ही है। वैश्य। वैश्य वर्ण है। धान्य भी आता है कारकत्व में। Hmm. यस, फिर Politician. गार्डनर, गार्डनर बनेगा। गार्डनर बन सकते हैं। फूल और फल दोनों है इसमें। यस, और क्या? लॉन्ड्री, Politician. लॉन्ड्री खोलेंगे क्या? हाँ, पॉलिटिशियन हो सकते हैं। लॉन्ड्री खोल सकते हैं क्या? Hmm. लॉन्ड्री क्यों? नहीं, लॉन्ड्री शायद राहु का कार्य होगा। नहीं, लॉन्ड्री में होता क्या है? कपड़े धोते कपड़े हैं। धोते कपड़े हैं, फिर धोते प्रेस हैं। करते हैं। धोते हैं ना, शुद्ध करते हैं उनको, मैल निकालते हैं, तो ओके, शुद्ध वस्त्र। ओके एक हद तक ऐसा ये नहीं है कि चंद्र के कारकत्व में आया तो यही करेगा, वो तो कुछ और भी कर सकता है। जैसे किसी ने कहा पॉलिटिशियन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। लॉन्ड्री, बिकॉज आई एम सेइंग जो भी चीजें हम जोड़ सकते हैं उसकी संभावना हो सकती है, वो हमें देखना चाहिए कि क्या एक टिक मार्क मैं लगा सकता हूँ। तो हाँ, इट्स अ पॉसिबिलिटी। धोबी बन सकते हैं। फिर जो ये साइकोलॉजी डॉक्टर बन सकते हैं। हाँ, व्हाई नॉट? मन का कारक है ना, हाँ, तो साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजी का जो या जो डॉक्टर, मानसिक डॉक्टर होता है, वो यूजुअली या फिर जो कोई क्या कहते हैं उसको, थेरेपी देते हैं ना, थेरेपिस्ट होते हैं, वो करते क्या है, यस, आपसे बात हाँ, करते हैं। दे विल टॉक टू यू और आपके मन की परिस्थिति को समझ के लेने की कोशिश करते हैं, फिर आपका उपचार करते हैं। तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ओके। एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं क्या? यस, कर हम्म, सकते हैं। क्यों? हर चीज में क्यों? अब जो भी बोलो एक लॉजिकल उसको एक बैकअप दे दो मुझे। क्योंकि ज्ञान का सत्व जो गुण आपने बताया, हाँ, उनको ज्ञान होता है उनके पास। विप्रवर्ण और जैसे। विप्रवर्ण विप्रवर्ण, चंद्र का विप्रवर्ण नहीं है, सॉरी सॉरी, हाँ, वैश्यवर्ण, हाँ। कर्क का है। वैसे तो वो वैश्य है, लेकिन हाँ, आध्यात्म से जुड़े हैं ना दोनों ग्रह। फिर इसकी ओके, प्रोफेशंस बहुत हो गए। एक और चीज प्रोफेशन में इसके आ सकती है, वो है होटल्स खोलना। खाने की जो जगह होती है, कैंटीन टाइप, वो। फिर इसकी स्व राशि कौन सी है? तो इतनी बार हमने कह दिया, कर्क राशि इसकी स्व राशि है। फिर आप अकेली हो ना यहाँ पे, तो मैं आपको कंपनी देती हूँ। ओके, मेरी बेटी सो रही है, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। फिर स्व राशि कर्क ये है। आपके बच्चों का वो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो आवाज वाज हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बंद कर दे रही हूँ बीच बीच में। दैट्स ओके, अगर आप बंद कर रहे हो इट्स फाइन। मूल त्रिकोण राशि सूर्य की कौन सी थी? मूल त्रिकोण नीच थी। Leo 1 to 20. 0 to 20, 0 to 20। Zero.
लियो की सन की लियो में 0 to 20 डिग्रीज में अगर सन हो तो उसे मूल त्रिकोण स्थान कहते हैं, वरना वो लियो राशि उसकी स्वराशि है। चंद्र की कर्क राशि स्वराशि है और मूल त्रिकोण राशि इसकी वृषभ राशि है। इसमें आपने कुछ सुना है कि इधर से उधर उतने परसेंटेज या उतने डिग्रीज में रहेगा तो फिर ये मूल त्रिकोण में है या नहीं है? ऐसा सुना होगा तो मुझे बता दो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चंद्र ऐसा नहीं की, सुना है मैंने हाँ, कुछ। चंद्र की उच्च की राशि वृषभ है और उसकी मूल त्रिकोण की राशि भी वृषभ है। और वृषभ में अगर उच्ची का हो रहा है तो चंद्र नीची का कहाँ होगा? उसके बिल्कुल सामने वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में। अभी ये क्यों हो सकता है? अब मुझे पता है, आपने वीडियोस तो देखे हैं। तो मैंने ऐसे एक तर्क बताया था, लेकिन वो बहुत ही सिंपल सा है कि रानी है ये, श्रृंगार करना है हमको, और वृषभ राशि से चेहरा दिखता है, चंद्र चेहरे का भी कारक है। तो जहां से मेरा चेहरा मैं दिखा सकता हूं, वहां से या वहां पर मैं सुखी रहूंगा, या मेरा सौंदर्य मुझे दिखाने मिल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि चंद्र मन का कारक है। किसी भी प्रकार का काम करना हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कार्नल या फिजिकल प्लेजर्स की जो बात की, उसमें भी पहले मन का भाव वो होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मन की इन्वॉल्वमेंट हर एक चीज में, मन का वहां केंद्रित होना आवश्यक होता है। सिर्फ शरीर है यहाँ पर और मन कहीं और, जैसे वो डे ड्रीमिंग कर रहे थे क्लास में, तो मन यहाँ पर नहीं है, मन कहीं और है, तो किसी कार्य में हमारा ध्यान नहीं लगेगा ना। तो हमारे मन को काबू में रखना है, ये जरूरी है। जहां सारे इंद्रिय एक साथ कंट्रोल में आ सकते हैं इजीली, वहां पर मन इजीली फोकस्ड रह सकता है। तो वृषभ राशि में जहां पे हमारा चेहरा दिखता है, सारे पंच तत्वों के ज्ञान इंद्रिय मिलते हैं। ज्ञान इंद्रिय क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन्स है, कर्म करने वाले नहीं, सेंस करने वाले, फील करने वाले। चंद्र ये फीलिंग्स का कारक है। कौन बताएगा मुझे कौन कौन से इंद्रिय आते हैं? नोज, Nose. टंग, ईयर्स, नहीं नहीं, मुझे स्किन। तत्व और उसका इंद्रिय ऐसे बता दो। ओके, ईयर्स के आकाश तत्व है, फिर टंग का जल तत्व, करेक्ट, नोज का पृथ्वी तत्व, राइट। आइस का अग्नि तत्व, और 4 ही हो गए। कान, आंख, जुबान और नाक, इतना ही बताया आपने। और वायु स्किन से, स्पर्श। वायु का स्किन, स्पर्श। स्पर्श गुण है उसका। ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, स्किन। सो ये सारे जो इंद्रिय है वो एक ही स्थान पर, एक ही राशि में। इंद्रिय यानी कौन से? तो ज्ञान इंद्रिय, सेंसरी ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ऑफ सेंस और फीलिंग, ये वृषभ राशि में मिलते हैं। यहाँ पर मन इजीली फोकस्ड रहता है, इसीलिए वो उच्ची का बताते हैं यहाँ पर। अभी ये मन मन का कारक है। और मन कैसा होना चाहिए? हमेशा सुखी भी होना चाहिए, लेकिन साफ भी होना चाहिए ना। मन में मैल नहीं होना चाहिए। सो वृश्चिक राशि का जो जल है, कर्क राशि का जल शुद्ध है, लेकिन वृश्चिक राशि का जो जल है वो दूषित है ना, खराब जल है और स्थगित भी है। और चंद्र ये माँ का भी कारक है। माँ हमें जन्म देती है, जो जन्म देती है वो वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि काल पुरुष कुंडली का 8th हाउस यानी मृत्यु स्थान है। जो जन्म देने वाली है वो मृत्यु देगी क्या, या उसे वो अच्छा लगेगा क्या? सो दिस इज वन अनदर लॉजिक कि जो जन्म देता है वो
उस जीवन को लेना नहीं चाहेगा, या फिर जो मन का कारक है वो मन में मैल नहीं चाहेगा, या फिर जो सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है वो वृश्चिक में उसके स्थिरत्व में स्थगित नहीं रहना चाहेगा, इसीलिए वो वृश्चिक राशि में नीच का है। इसमें भी जैसे सूर्य के 10 डिग्रीज थे परम उच्च परम नीच के, वैसे चंद्र के उच्च और नीच में अगर वो 3 डिग्रीज टॉरस में हो तो स्टेट ऑफ डीप एक्सल्टेशन या उच्च में परम उच्च हो गया, और वृश्चिक में अगर 3 डिग्रीज में चंद्र आए तो स्टेट ऑफ डीप डेबिलिटेशन परम नीच स्थिति में हो गया। फिर ये माँ को कहाँ से देखते हैं? चौथे भाव से 4th हाउस। चंद्रमा। और पिता को? 10th। दशम भाव। कौन बोले ये कल 9th नहीं, हाउस? नहीं इनको पता नहीं, ये कल नहीं थी उस टाइम। अच्छा, उस टाइम आप नहीं थे, ओके। नहीं, पिता को 10th हाउस से देखना है। और कहाँ से देखना है पिता को? सूर्य से सूर्य नवम से सूर्य से नवम। 9th हाउस से from देखना sun. है। देखना है। वैसे ही चंद्र से 4th हाउस में, चंद्र से जो चौथा भाव आएगा, चंद्र से जो चतुर्थ भाव आएगा, उसका निरीक्षण करेंगे तो माँ के संबंध में और जानकारी मिलेगी। चंद्रात माता चतुर्थ के, हाँ, चंद्रात माता चतुर्थ के, ऐसा है। फिर इसके मित्र ग्रह कौन है? तो रवि या सूर्य और बुध, ये चंद्र के मित्र कहे हैं। और चंद्र का शत्रु ग्रह कौन होगा? बुध। बुध तो मैंने राहु। अभी बताया मित्र है। राहु केतु। मित्र है, पर मैंने कुछ स्टोरी सुनी थी। शनि। चंद्र का कोई शत्रु नहीं है। हाँ, अच्छा, चंद्र। माँ का कोई हाँ सॉरी दुश्मन हाँ, नहीं कोई होता। शत्रु नहीं, हाँ चंद्र का। चंद्र का कोई ग्रह शत्रु ग्रह नहीं है। सन एंड मर्क्यूरी, इनको छोड़कर जो बाकी ग्रह है वो उसके लिए न्यूट्रल माने जाते हैं, समग्रह। मैम गुरु। गुरु भी, कैसा? गुरु भी उसे न्यूट्रल ही मानते हैं। सन एंड मर्क्यूरी, सूर्य और बुध, ये उसके फ्रेंड्स है, और मंगल गुरु शुक्र शनि ये उसके लिए न्यूट्रल है। फिर सूर्य किस दिशा का कारक था, या है रादर, किस दिशा का कारक है? East. पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। और दिक्बली पूर्व होता है 10th। South. 10th हाउस में, दक्षिण 10th में। हाउस में। चंद्र जिस दिशा का कारक है वो है वायव्य दिशा। वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी 5th हाउस एंड 6th हाउस। और जिस दिशा में उसे बल मिलता है वो दिक्बली होता है, वो उत्तर है, नॉर्थ या 4th हाउस। तो चंद्र का कारक भाव 4th हाउस हो गया, दिक्बली स्थान 5th एंड 6th हाउस हो गया। एम आई राइट? ओके। ओके, आई एम राइट? कौन कौन Opposite, कह रहा है opposite. कि मैं राइट हूँ? Digbale in north, 4th house. And हाँ, आप सोच लो मैंने सही बोला कि मैंने गलत बोला, वो आप पहले सोच नहीं, लो। 4th में ही होगा, 5th 6th में तो नहीं। वृषभ में हो सकता है ना, सेकंड हाउस में वो उच्च का माना जाता है, तो दिग्बली वहां हो सकता है। दिक्बली वो 4th हाउस में होता है, नॉर्थ में। 4th हाउस उत्तर दिशा में वो दिक्बली होता है, और उसकी जो कारक दिशा या उसका जो कारक भाव है वो 5th हाउस एंड 6th हाउस, वायव्य दिशा है। क्लियर है ना? मुझे खाली पता होना चाहिए कि आप लोग भी जाग रहे हो, डे ड्रीम नहीं कर रहे हो, वीडियो ऑफ करके चले नहीं गए हो, तो मैं उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ।
हाँ, वो मेरी बेटी सो रही है इसलिए मैंने नहीं लाइट नहीं, आई वाइट ऑफ कर अंडरस्टूड, इट्स ओके, दैट इज अंडरस्टूड वृंदा जी, इट्स फाइन। आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि मैं पॉज जानबूझ के लेती हूँ कि कोई तो पकड़े। मैंने अभी अभी कुछ कहा और उसका उल्टा कह दिया, कोई तो पकड़ लो। ब्लाइंडली मत सुनो, ब्लाइंडली बिलीव मत करो। नोट्स तो आएंगे बाद में, लेकिन अगर आप समझ के लोगे तो आपके लिए आसान होगा। फिर चंद्र की जो दशा है वो 10 साल की या 10 वर्षों की होती है, 10 years। और अगर आपके या किसी के जन्म के समय जो नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र यानी चंद्र का ही नक्षत्र, तो वो जो जन्म नक्षत्र होता है वो अगर रोहिणी, हस्त या श्रवण, इन तीनों में से कोई हो तो पहली महादशा चंद्र की महादशा होती है। ये तीनों चंद्र के नक्षत्र है, रोहिणी, हस्त और श्रवण। फिर ये वर्षा ऋतु का कारक है ना, बारिश हो गई उसके बाद में वो फिर से जमीन से उठ के ऊपर जाती है क्या? चंद्र भी पीछे की तरफ नहीं जाता, रेट्रोग्रेड नहीं जाता। सन एंड मून रेट्रोग्रेड नहीं जाते, वक्री नहीं जाते, लेकिन चंद्र अस्थांगत होता है, यानी कंबस्ट होता है। कंबस्ट यानी सूर्य से पास में है वो, तो सूर्य का जो तेज है, सूर्य की जो अग्नि है, वो उसे अस्थांगत करती है। ये कब होता है? जब वो सूर्य से 0 to 12 डिग्रीज में हो, तब वो कंबस्ट माना जाता है। कंबस्ट होना यानी क्या? तो उसकी पावर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज ऑल। वो अमास जो आती है वही होता है ना? हाँ, क्या? अमास अमास आती है जो। अमावस के आसपास ही होगा ऑब्वियसली। हाँ। अमावस पे भी आ रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि हम एंड ऑफ द लेक्चर में पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्र, सूर्य या कोई भी ग्रह ले लो, इतने आसानी से नहीं होते। फिर वक्री नहीं जाता, अस्थांगत होता है। कौन से भाव में चंद्र अच्छा मानते हैं? जो सूर्य के भाव थे ना, 3, 6, 10, 11, उसमें 2 भाव और ऐड कर दो, लग्न भाव और सप्तम भाव। 1, 3, 6, 7, 10, 11 ये चंद्र के लिए अच्छे माने जाते हैं अगर वो वहां पर आए, ऑक्यूपाई करे, ओनरशिप नहीं। या फिर आप मकर लग्न के लिए बोलोगे हाँ चंद्र अच्छा है, क्यों? क्योंकि वो 7th हाउस लॉर्ड है। रॉन्ग, वो ओनरशिप हो गया। ऑक्यूपेंसी यानी वो 7th हाउस में बैठा है, तो उसके लिए वो स्थान या वो पोजीशन अच्छी मानते हैं। सॉरी, आप प्लेनेट अगर बैठा हो, राशि ना हो, हाँ, प्लैनेट अगर बैठा हो, फिर वो उस भाव में कोई भी राशि होने दो। लेकिन अगर चंद्र लग्न भाव, तृतीय भाव, अष्टम नहीं, सॉरी, षष्ठ, सप्तम, दशम और लाभ स्थान, इन भावों में बैठा हो, ऑक्यूपाई किया हो, तो वो अच्छा माना जाता है पोजीशन वाइज। फिर सूर्य की दृष्टि कहाँ जाती है? अपने से दूसरी, तीसरी, चौथी, 10वीं, 7वीं, सामने 7वीं। वैसे ही चंद्र की भी 7वीं ही दृष्टि होती है, सेम। फिर जैसे सूर्य के लिए दिया था 22 वर्ष, ये भाग्योदय वर्ष थे, तो चंद्र के लिए 24 साल बताया है। 1 सेकेंड ना, सॉरी, चंद्र के लिए कहा है भाग्योदय वर्ष 24 साल का है। अभी सूर्य से हमने समझा था कि वो हर दिन 1 डिग्री आगे बढ़ेगा, तो चंद्र ऑन एन एवरेज रोज 12 डिग्री तक आगे जाता है, 12 से 13। लेकिन कैलकुलेशन के लिए इजी हो इसलिए मैं 12 पकड़ती हूँ। उसके ऑन एन एवरेज 13 बताए हैं, पर हम 12 करें तो 12 का टेबल यूजुअली सबको आता है। सो 12 डिग्री वो हर दिन, प्रतिदिन आगे बढ़ता है। पौर्णिमा और अमावस्या, ये दोनों, जो चिंतन जी अभी आप अमावस्या की बात कर रहे थे, पौर्णिमा और अमावस्या ये दोनों चंद्र से ही जुड़े हैं ना।
चंद्र सूर्य से Yes. जुड़े हैं। Yes. हमारे सब जो तिथि आते हैं वो भी चंद्र से ही निश्चित होती है। वो कैसे होती है? अब अभी अमावस यानी क्या? अमावस को अमावस क्यों कहते हैं? अमावस को अमावस क्यों कहते हैं? वस यानी किसी जगह पर होना, वहां वास करना। वो आइडिया नहीं उसका। हाँ, नहीं, अच्छा। वस यानी कहीं एक जगह पर, उस जगह पर वास करना। और अमा यानी एकत्रित, एकत्र, एक साथ। तो एक साथ जब सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं तब अमावस्या होती है। उस समय जो चंद्र है वो पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है। ये चंद्र है तो ये पृथ्वी और सूर्य ऐसे। उससे क्या होगा? बीच में आने से क्या होगा? चंद्र का जो भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो हमें नहीं दिखता, और चंद्र का जो भाग जो हमारी ओर होता है उस पर प्रकाश नहीं होता। तो इसलिए चंद्र नहीं दिखता, क्योंकि वो खुद का प्रकाश नहीं है उसको। अमावस्या यानी नो मून या न्यू मून या नो मून, रादर नो मून, बिकॉज देर इज नो मून। मून दिखता नहीं है, होता है, कहीं भाग नहीं गया, वो होता है पर दिखता नहीं है। फिर जैसे चंद्र अपनी वो उसकी परिक्रमा करता है, उसका रेवोल्यूशन होते रहता है, उसके साथ साथ क्या होता है कि वो उस भाग से, उस कक्ष से जहां पर अभी वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में है, तो उस बीच वाले भाग से वो धीरे धीरे बाहर निकलेगा। तो उस पर फिर थोड़ा 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 सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है, जिससे फिर हमें वो, हमारे रादर हमें दृष्टिगोचर होता है, वो हमें दिखने लगता है। तो वो थोड़ा भाग दिख गया तो अर्धचंद्र दिखा, फिर वो उससे आगे थोड़ा और बढ़ गया, फिर और थोड़ा बढ़ गया, फिर आगे 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 करते करते वो सूर्य से 0 से लेकर 180 डिग्रीज तक जब पहुंचता है तब वो सूर्य से सीधा सामने वाले भाव में होता है। तब पूर्णिमा होती है। अमावस अगर है तो सूर्य चंद्र एक ही राशि में है, पूर्णिमा अगर है तो सूर्य चंद्र ऑपोजिट राशि में है। फिर ये जो अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने का टाइम है, जब चंद्र धीरे 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 बढ़ता दिखता है, हमें बड़ा होते दिखता है, उसे वैक्सिंग मून कहते हैं। वो शुक्ल पक्ष हो गया, या शुद्ध पक्ष भी कहते हैं उसे, शुक्ल पक्ष रादर। और जब पूर्णिमा से वो फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते जब कम होते जाता है, छोटा 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 दिखने लगता है या कम दिखने लगता है, और पूर्णिमा से अमावस तक जाता है, तो वो वेनिंग मून है, या क्षीण होता हुआ चंद्र, जो कृष्ण पक्ष मानते हैं। ये कंफ्यूजिंग हो रहा है? ये नो मैम। कंफ्यूजिंग हो रहा है? ओके, तो मैं आगे बढ़ू? ओके। हाँ, सो ये क्षीण चंद्र क्या है, पता चला कि मतलब वेनिंग और वैक्सिंग मून, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का डिफरेंस हमें समझ में आ रहा है। तो शुक्ल पक्ष अगर हम कहेंगे कभी कि शुक्ल पक्ष का चंद्र है, तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच का चंद्र है, ये समझ सकते हैं हम। कृष्ण पक्ष का चंद्र है तो पूर्णिमा से अमावस्या तक का चंद्र है, ये समझ सकते हैं। पक्का? ओके। Yes, yes. तो अभी जैसे अमावस्या और पूर्णिमा ये जो हो रही है, ये उनके बीच का जो टाइम पीरियड है, जो चंद्र का जो साइकिल होता है, 15 तिथि अमावस्या से पूर्णिमा तक, और 15 तिथि यानी दिन, 15 दिन पूर्णिमा से अमावस्या तक, ऐसे दोनों मिलाकर फिर 30 डेज हम लेते हैं। अमावस्या से या और पूर्णिमा से उसके बाद में जो पहला दिन आता है उसे प्रतिपदा कहते हैं, दूसरा आता है उसे द्वितीय कहते हैं, फिर तीसरा तृतीय,
ऐसा करते करते वो चतुर्दशी तक जाता है, और जो 15वां आता है वो एक्चुअल में 15वां दिन नहीं है, वो इट इज द पूर्णिमा डे और द अमावस्या डे। अभी ये जो 15-15 दिन हम ले रहे हैं, ये इनको पकड़ के ले रहे हैं। वैसे चंद्र का 30 डेज का साइकिल नहीं होता, यूजली 28 डेज का होता है। फिर जो चंद्र शुक्ल प्रतिपदा पर होता है, मतलब जब शुक्ल पक्ष, यानी कौन सा पक्ष, कभी से कभी के बीच का चंद्र, पूर्णिमा टू अमावस्या, वेनिंग मून। शुक्ल यानी वैक्सिंग मून, वैक्सिंग मून उल्टा बोल दिया आपने। शुक्ल, शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या से बढ़ते जाता हुआ पूर्णिमा तक। सॉरी, आपने मुझसे कुछ कहा नहीं? ओके ओके, सो जो शुक्ल प्रतिपदा होती है, प्रतिपदा यानी अमावस्या या पूर्णिमा के बाद का पहला दिन। जब अमावस्या अगर आप पकड़ो, शुक्ल कह रही हूँ इसीलिए अमावस्या के आगे का ले रहे हैं हम। अमावस्या के बाद जब वो 0 डिग्री से निकलते हुए आगे जाता है, तब वो तब तक नहीं दिखता जब तक वो 12 डिग्री पार ना कर जाए। सो अमावस्या पे वो सेम डिग्रीज पर है सूर्य के साथ। सूर्य से आगे जब वो 12 डिग्री जाता है, तब एक दिन पूरा होता है प्रतिपदा का। और जब वो प्रतिपदा का दिन पूरा होकर द्वितीय आता है, तब जो चंद्र है वो दिखाई देने लगता है। प्रतिपदा पर भी चंद्र दिखता नहीं है अमावस्या के बाद। एक एक्सरसाइज करते हैं, लेट्स डू दिस। फॉर एग्जाम्पल, डेट ऑफ बर्थ क्या ले, 25 अगस्त। 25 अगस्त की डेट ऑफ बर्थ है। सन के डिग्रीज क्या होंगे? पहले तो सूर्य की राशि क्या होगी? 25 अगस्त पे कौन सी राशि में होगा? यस, नो, मे बी, डोंट नो, पता है, नहीं पता है? लियो ना, लियो और वर्गो। लियो ना, मतलब आप पूछ रहे हो, आप बता रहे हो, वो बता दो पहले। लियो यस और लियो नहीं। आप सोच लो आराम से, पूरा आराम से कंप्लीट करेंगे हम। 25 अगस्त यानी मैम लियो नहीं होना चाहिए। अगस्त 16, अच्छा 16 जुलाई से 16 अगस्त गिनना पड़ेगा। गिन लो। 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच का है। अगर लियो नहीं होगा तो वर्गो होगा। पर वर्गो नहीं है, लियो ही है। इसलिए मैंने कहा था बेस पकड़ लो कैप्रिकॉन को, कि कैप्रिकॉन जो मकर संक्रांति है सबको पता है, तो 14 की जगह 15 जनवरी ले लो। जैन से फेब कैप्रिकॉन, फेब टू मार्च अक्वेरियस, मार्च टू अप्रैल पाइसेस, अप्रैल से मई एरीज, मई से जून टॉरस, जून से जुलाई जेमिनी, जुलाई से अगस्त कैंसर, अगस्त टू सितंबर लियो। 15 से 15, अगस्त टू सितंबर 15 से 15 के बीच का है, ये 25 अगस्त है, तो वो लियो राशि आएगी। और जब लियो राशि आ रही है तो 25 तारीख को क्या डिग्रीज होगी सन की? 10 डिग्री। 10 डिग्रीज होंगी। अमेजिंग। अभी इनका टाइम ऑफ बर्थ सोचो, रात के 11:45 का है। थैंक यू। रात के 11:45 का जन्म है, तो सन कहाँ पर होगा? किस भाव में होगा? 4th हाउस में होगा। ऑलमोस्ट मिडनाइट है ना, सो 10 से 12 के बीच का टाइम। तो अभी हमें क्या क्या पता चला? सन लियो में है, सन
10 डिग्रीज पर है और वो 4th हाउस में है। सो 4th हाउस में लियो राशि आएगी तो लग्न कौन सा आएगा? फोर्थ हाउस में वृषभ लियो राशि आएगी। वृषभ ना वृषभ टॉरस, वृषभ हाँ, वृषभ लग्न आएगा। अभी वृषभ लग्न आ गया, चंद्र नहीं सॉरी सूर्य 4th हाउस में है और 10 डिग्रीज में है लियो में। अमावस्या की रात है, अमावस्या का दिन है, तो क्या इसके डिग्रीज होंगे चंद्र के? जो सन के होंगे। पर सन के क्या डिग्रीज है? 10 10 बोला आपने शायद। 10 डिग्रीज 10 है, तो yes. चंद्र भी 10 डिग्रीज लियो में बैठा है। एक राशि 30 डिग्रीज की होती है ना, तो हम ऐसा समझते हैं कि ये 0 to 30 डिग्रीज ही है अपने 4th हाउस के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, तो प्रतिपदा, अभी तो अमावस्या है, जब प्रतिपदा होगी तो ये 10 डिग्री से आगे जब चंद्र बढ़ेगा 12 डिग्री कंप्लीट करेगा, तो प्रतिपदा पर उसके क्या डिग्रीज कंप्लीट होंगे? 24 लियो 24 22 लियो 22 आसपास, क्योंकि हमने उसको 13 की जगह 12 लिया है 12 इसीलिए। तो 22 डिग्रीज किस भाव में होगा वो? लियो नहीं, राशि तो लियो में ही है वो, लेकिन किस भाव में होगा? चतुर्थ हाँ फोर्थ में ही ना हाँ, फोर्थ 4th में ही होगा। फिर जब द्वितीय आएगी, तब द्वितीय खत्म हो, अभी प्रतिपदा खत्म हो गई, द्वितीय आई, द्वितीय जब खत्म होगी और 12 डिग्री आगे जाएगा 22 से, 22 से और 12 मिलाए तो 32 32 होता है। नहीं 32 34 34 डिग्रीज हो गया, मतलब 30 डिग्री की जो राशि है उसके आगे चला गया, 4 डिग्री का 4 डिग्री आगे चला गया, यानी उस राशि से निकल गया, तो 4 डिग्री वर्गो में जाएगा, फिर वो आगे के भाव में चला गया। इज दैट मेकिंग सेंस? ऐसा आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ गई कभी, आज क्या है चतुर्दशी, तो मतलब आज नहीं है, मैं बोल रही हूँ आज चतुर्दशी है, चतुर्दशी है तो 14वां दिन है, कौन से डिग्रीज में, कितने डिग्रीज में हो सकता है वो, कौन से भाव में हो सकता है, सूर्य की राशि हमें पता होगी क्योंकि हमें महीना और डेट पता होगा, उससे हम डिग्रीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक क्विक एनालिसिस के लिए ये आप कर सकते हो। फिर यही 4th हाउस में जो 10 डिग्रीज लियो में सूर्य लिया था, इस चार्ट के लिए टॉरस लग्न के, जब पूर्णिमा होगी तब चंद्र कौन से भाव में, कौन सी राशि में और कितने डिग्रीज में हो सकता है, डिग्रीज आगे पीछे भी हो सकती है, कौन से भाव में और कौन सी राशि में होगा? इलेवेंथ राशि तो कुंभ, एक्वेरियस राशि, कुंभ, कौन सा भाव आएगा वो? 10th हाउस 10th हाउस। परफेक्ट, तो ये समझ में आ रहा है, करेक्ट? या ओके, सो अभी जैसे हमने कल कहा था कि सूर्य को अकेला होने से अच्छा है कि किसी का सहचर्य मिले, वैसे ही चंद्र को भी अभी बाकी ग्रहों का अगर सहचर्य मिलता है तो वो बेहतर होगा। चंद्र सूर्य जैसे मैंने कहा था वो आध्यात्म से जुड़े हैं। सो आज की तारीख में हमें आध्यात्म चाहिए या लोगों को भौतिक सुख चाहिए, मटेरियल प्लेजर्स चाहिए? तो ये मटेरियल प्लेजर्स। एग्जैक्टली हमें पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्विजीन्स चाहिए, अलग अलग खाना चाहिए, सब चाहिए, लग्जरी भी चाहिए। तो ये दोनों आध्यात्म का फल तो दे सकते हैं क्योंकि ये आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक ग्रह है, आत्मा और मन के कारक है।
मन और आत्मा दोनों ही, ये दोनों ही को संलग्न अगर होना चाहिए तो किस में होना चाहिए? तो मोक्ष के मार्ग में, क्योंकि वो मेरे जीवन का हेतु है। लेकिन आज की परिस्थिति देखो तो ऐसा नहीं होता। इन दोनों को अगर भौतिक सुख देना है तो इनको बाकी ग्रहों का सपोर्ट मिले, ये अच्छा होगा। उनके सपोर्ट से ये भौतिक सुख या मटेरियल प्लेजर्स जो है वो दे सकते हैं। इसमें अभी अलग अलग योग है चंद्र के। अम, सारे योग पाराशर की है, मैं पाराशर के आगे जाती नहीं हूँ, जस्ट टू लेट यू नो। एक है धन योग। अभी ये धन योग क्या है? धन योग में कहा है कि सारे जो शुभ ग्रह है, अभी चंद्र को छोड़कर बाकी शुभ ग्रह कितने बचे? 3। एक मर्क्यूरी है, एक जुपिटर है और एक वीनस है। बाकियों को शुभ नहीं क्रूर कहा है। तो ये जो बाकी तीनों के 3 शुभ ग्रह है वो अगर उपचय स्थान में आए, उपचय स्थान यानी 3, 6, 10, 11 हाउसेस, 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, ये उपचय स्थान है। इनमें हाँ Sneha. हाँ So these में standard these 4 houses are called उपचय स्थान. यस, Okay. उपचय यानी जो इंक्रीमेंट करवाता है, इंक्रीमेंटल हाउसेस, दे गिव ग्रोथ, तो इनको उपचय स्थान ये नाम ही दिया है। 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस, इन चारों घरों में ही अगर चंद्र से जो ये घर आते हैं, हाँ, लग्न से नहीं, मतलब अगर लग्न सिंह का है तो और चंद्र की राशि मिथुन है तो आप मिथुन राशि को लग्न बना लो। चंद्र कुंडली में जो 3rd, 6th, 10th एंड 11th हाउस आएगा, वहां पर अगर ये सारे शुभ ग्रह बैठे हो, जुपिटर 3rd हाउस में है, फिर 10th हाउस में वीनस बैठा है, मर्क्यूरी 11th में या फिर 6th में बैठा है, तीनों के तीनों लेकिन शुभ ग्रहों ने उपचय स्थान ही लिए हुए हैं चंद्र कुंडली में, तो वो एक धन योग मानते हैं। इसका फल ऐसा कहते हैं कि ये बहुत अच्छा धन योग है, इसमें धन मिलेगा या धन की प्राप्ति होगी, इस जातक को धन मिलेगा। अगर ये तीनों में से कोई 2 ही ग्रह, या तो जुपिटर एंड वीनस, या तो जुपिटर एंड मर्क्यूरी, या तो मर्क्यूरी और वीनस, 3 में से कोई 2 शुभ ग्रह चंद्र कुंडली में उपचय स्थान में हो, तो जो धन योग बनता है वो मध्यम बनता है, यानी मीडियम धन योग बनता है। मीडियोकर, मीडियम प्रोस्पेरिटी देगा। अगर कोई एक ही जुपिटर या मर्क्यूरी या वीनस, इनमें से कोई एक ग्रह चंद्र कुंडली में उपचय स्थान में बैठ जाए किसी भी, तो उसे बहुत ही अल्प संपत्ति देगा, यानी ना के बराबर या नेग्लिजिबल वेल्थ, ज्यादा वेल्थ नहीं होगी। ये धन योग हो गए। एक आधि योग है। आधि योग यानी, किसी को मालूम है क्या ये सब योग? नहीं मालूम? ओके ओके, सो चंद्र कुंडली लेनी है फिर से। चंद्र कुंडली में अगर जो 6th हाउस यानी षष्ठ स्थान, 7th हाउस, 7th हाउस, 7th स्थान और 8th भाव या 8th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, चंद्र कुंडली में 6th, 7th, 8th हाउस में अगर शुभ ग्रह हो तो वो जातक जो है वो राजा या राजा के समान हो सकता है, या राजा जैसा अथॉरिटेटिव पद उसे मिल सकता है, या वो किसी मिनिस्टर के पद पे या मंत्री के जैसा पद हो सकता है, और या फिर आर्मी चीफ या फिर सेनापति जो होता है वो कहा है। ऐसे मैं ये नहीं कहती कि वो राजा ही बनेगा, क्योंकि
अगर मेरी कुंडली में ये योग है तो मेरे पिता राजा नहीं है कि मुझे वो थ्रोन मिलेगा, मैं कोई युवराज नहीं हूं कि आगे राजा बनने वाली हूं। तो ऐसा हो सकता है कि उसके समान अधिकार का पद मिले, मंत्री समान अधिकार का पद मिले, सेनापति समान अधिकार का पद मिले, ये आधि योग देता है। फिर कल हमने सूर्य से सेकंड एंड 12th भाव में वो वेशी वोशी और उभयचर योग किए थे, वैसे ही चंद्र के भी है, लेकिन वो वेशी वोशी नहीं है, उसके नाम अलग है। अगर चंद्र से दूसरे भाव में सूर्य को छोड़कर सूर्य के अतिरिक्त जो बाकी ग्रह है उनमें से कोई ग्रह आता है चंद्र से दूसरे भाव में, तो उसे कहते हैं सुनफा, सुनफा योग। सुनफा योग अगर हो, यानी चंद्र से दूसरे भाव में सूर्य के अतिरिक्त और कोई ग्रह बैठा हो, तो राजा या राजा के समान ये व्यक्ति बन सकता है। बुद्धिमान होते हैं ये लोग, इनके पास पैसा या संपत्ति आती है, फेमस बनते हैं, विख्यात हो सकते हैं, प्रसिद्धि मिल सकती है और खुद की मेहनत से ये धन कमा सकते हैं। फिर अगर चंद्र से 12वें घर में अगर कोई ग्रह आए जो सूर्य ग्रह ना हो, सूर्य के अतिरिक्त और कोई ग्रह चंद्र से 12वें घर में आए, तो इसे कहते हैं अनफा योग। अनफा, इसका फल ऐसा है कि ये भी किसी को राजा या उसके समान बना सकता है, राजा बना सकता है, उसको निरोगी रखेगा, यानी हेल्थ इश्यूज ज्यादा नहीं होंगे। फिर शीलवान होंगे, इनका कैरेक्टर अच्छा होगा, ये भी विख्यात बन सकते हैं और चार्मिंग पर्सनालिटी हो सकती है, और एक प्रकार से ये लोग सुखी रह सकते हैं। फिर अगर दूसरे और द्वादश, दूसरे और 12वें दोनों भाव में, चंद्र से दूसरे और द्वादश ये दोनों भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी और ग्रह आए, तो जो योग बनता है वो है दुर्धरा। दुर्धरा योग जब बने तो ये आदमी या ये जातक, आदमी या औरत, ये जातक सुख भोगने वाला, दान पुण्य करने वाला या दान देने वाला, दानी, चैरिटेबल हो सकते हैं, जो सुख का भोग लेता है, धन होगा इनके पास, वाहन होंगे इनके पास और अच्छे नौकर भी होंगे, ये दुर्धर योग, दुर्धरा योग दे सकता है। और एक जो योग है वो जो बिल्कुल अच्छा नहीं मानते, उसे कहते हैं केमद्रुम योग। फिर से सूर्य को छोड़कर चंद्र के साथ में, यानी युति में, कंजंक्शन में, या फिर चंद्र से दूसरे या द्वादश भाव में, सेकेंड या 12th हाउस फ्रॉम चंद्र, या फिर केंद्र में 1, 4, 7, 10 हाउसेस में। वृंदा जी कंफ्यूज हो रही है। इट्स ओके, आएगा, इजिली समझ में आएगा। अच्छा एक मिनट, लेट मी डू दिस। अरे रे रे, हाँ ओके, ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना आपको? आज कुंडली बना ही देते हैं इस पे। ओके, दिस इज अ स्टैंडर्ड कुंडली, करेक्ट? ये थोड़ी अजीब बनेगी तो भी थोड़ा सा लेना, इतने कुछ ड्राइंग अच्छे स्किल्स नहीं है मेरे। ओके, अभी एक किधर गया, को निकाल देते हैं, थोड़ा अच्छा बना ही देते हैं। ये बन गया नॉर्मल कुंडली। ओके, सो वी हैव चंद्र। ओके, ये चंद्र है यहाँ पर, क्या बाबा थोड़ा बड़ा हो जा, हाँ, ये हमारा चंद्र आ गया। अब ये चंद्र के साथ में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, करेक्ट? और कोई ग्रह दिख रहा है? No. नहीं। और आपको स्क्रीन दिख रहा है? ये जो योग में दिखा रही हूँ वो पता चल रहा है? हाँ दिख रहा है मैम। मतलब नहीं, पीपीटी दिख रहा है क्या, कि व्हाइट बोर्ड पे किया है वो दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड दिख रहा है। अच्छा, पीपीटी नहीं दिख रहा है? अरे
इसके शेयरिंग ऑप्शंस मुझे चेक करने पड़ेंगे। ओके ठीक है, अभी मुझे आप ये बताइए कि चंद्र के साथ में कोई और ग्रह बैठा है क्या? नहीं, नहीं बैठा है। फॉर एग्जाम्पल ये चंद्र इधर नहीं है, इधर है। ओके, चंद्र के साथ में कोई ग्रह नहीं है। फिर चंद्र के द्वादश भाव में कोई ग्रह है क्या? द्वादश भाव यानी चंद्र से 12th हाउस नहीं है। नहीं है। ये कैसा पेन है? हाँ ये थोड़ा बेटर लग रहा है पेन। इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। 12th हाउस से भी कोई ग्रह नहीं दिख रहा है चंद्र के, और चंद्र के सेकेंड हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है। अभी केंद्र स्थान यानी फर्स्ट हाउस कोई ग्रह है क्या? 4th हाउस कोई ग्रह नहीं। 7th हाउस कोई ग्रह नहीं। 10th हाउस कोई ग्रह नहीं। इनमें से कोई भी एक परिस्थिति हो, मतलब अगर चंद्र के साथ में युति में कंजंक्शन में कोई भी ग्रह नहीं है, या फिर चंद्र से 12th हाउस एंड सेकेंड हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है, या फिर केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 इन भावों में कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम योग बनता है। ये केमद्रुम योग कब नहीं बनेगा? ये भी हो सकता है कि चंद्र के 12th हाउस में सेकेंड हाउस में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र के साथ में भी कोई ग्रह नहीं है। ये केमद्रुम योग हो गया ना ये भी। लेकिन किधर गए? हाँ, लेकिन सन को छोड़कर ये सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल जुपिटर ये केंद्र में है, जुपिटर केंद्र में है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये केमद्रुम योग इनवैलिड हो गया। अगर कोई ग्रह केंद्र में है तो भले से चंद्र के आगे पीछे साथ में कोई ना हो तो केमद्रुम योग नहीं बनता, भंग हो जाता है। हाँ भंग हो जाता है। अगर ये ऐसा हुआ कि केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं, चंद्र के साथ भी नहीं, चंद्र के आगे पीछे भी नहीं, तो ये केमद्रुम योग बनता है। इसमें सूर्य को छोड़कर, सूर्य के अतिरिक्त, यहाँ पे सूर्य हुआ तो भी ये केमद्रुम बनेगा, सूर्य को छोड़कर। तो चंद्र से केंद्र है या जनरली केंद्र? नहीं नहीं, ये चंद्र से केंद्र नहीं है, इस चंद्र से केंद्र नहीं है, इसीलिए मैंने इसको 11th हाउस में ले लिया। ओके ओके मैम अगर नेहा जी अगर 4th हाउस में है, मानिए जैसे केंद्र में ही है। कौन? मून अगर केंद्र में है, अच्छा ओके। हाँ जैसे यहाँ मान लीजिए, तो अब केमद्रुम योग किस कंडीशन में होगा? अभी इस कंडीशन में होगा कि किधर गया पेन? हाँ, चंद्र के साथ में कोई ग्रह नहीं, चंद्र के 12th हाउस में ग्रह नहीं, चंद्र के सेकेंड हाउस में ग्रह नहीं, केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं। तो एक मिनट और, फॉर एग्जाम्पल ये अपना, अरे रे मर्क्यूरी इतना छोटा क्यों आता है? थैंक यू। सो ये मर्क्यूरी, ये भी केमद्रुम योग हो गया। मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस आप जो भी ले लो, फिर ये भी केमद्रुम योग हो गया। अब केमद्रुम योग नहीं है क्योंकि वो केंद्र में आ गया, केंद्र में आ गया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या चंद्र के साथ में आ गया, तो केमद्रुम योग भंग होता है, या रादर है ही नहीं। ये क्लियर है ये कि इसमें कंफ्यूजन है? ओके ओके, तो इसके फल क्या है? केमद्रुम, हाँ बोलिए, सॉरी। अगर गुरु अगर एस्पेक्ट करता है तो चंद्र को, गुरु अगर चंद्र को एस्पेक्ट करता है तो अच्छा मानते हैं, लेकिन ये केमद्रुम योग को भंग करने के लिए एस्पेक्ट नहीं बताए हैं। ओके देखो, अगर गुरु की 7वीं दृष्टि होगी तो वो भंग ही हो गया योग, क्योंकि वो उससे सामने होगा। अभी जो केंद्र में दिखाया था उसके लिए, हाँ उसके लिए, नहीं तो उसको या तो केंद्र में होना है या चंद्र के साथ होना है, किसी को भी, सूर्य को छोड़कर।
जुपिटर अगर चंद्र को एस्पेक्ट करता है तो अच्छा है वो, बट ओके। केमद्रुम योग में वो भंग करने के लिए जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं दिया है। ये बुरा योग मानते हैं केमद्रुम, कि इसमें अगर किसी का केमद्रुम योग बनता है तो वो व्यक्ति कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा तिरस्कृत होता है, एकदम ही किसी के साथ में इंसल्टिंग बिहेवियर करे, उसकी उसका अपमान कर दे, बहुत ज्यादा तिरस्कृत होता है, और बुद्धि और विद्या उसे नहीं प्राप्त होती, या उससे रहित रहता है, वो नॉलेज एंड लर्निंग उसे नहीं मिलती, बुद्धि भी नहीं है तो इंटेलिजेंट भी नहीं है, और आखिर में क्या, तो उसको दरिद्रता मिलती है और संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसा दिया है योग में। ऐसे तो बहुत सारे योग दिए हैं। अभी किसी की कुंडली उठा के ये मत सोच, परेशानी में मत पड़ जाना, ये मत सोचने लगना कि अरे इसका तो दरिद्रता आने वाला है, इसको आखिर में संकट ही आएंगे। गजकेसरी योग बहुत बनते हैं, बहुत लोगों के, सबको वो गजकेसरी योग का फल नहीं मिलता। जुपिटर का चंद्र पे एस्पेक्ट हो तो हाफ गजकेसरी योग कहते हैं, जरूरी यस। नहीं है कि उसको एस्पेक्ट से वो मिल ही जाए। तो ये चंद्र के कुछ योग हो गए, और इसके साथ में चंद्र खत्म नहीं हुआ है। एक्चुअली यस, एक चीज और हम कर सकते थे, पर वो नक्षत्रों से रिलेटेड है। इफ यू वांट हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर जब नक्षत्र की स्टडी होगी तभी वी कैन कंप्लीट इट।